अपने निजी कार्यालय के भव्य मंद प्रकाश वाले स्थान पर बैठे हुए प्रिंसिपल एल्रिक डेनहॉट ने अपने गिलास में शैंपेन को घुमाया, जिसका सुनहरा तरल उनके सामने रखे विशाल होलोग्राफिक डिस्प्ले के प्रकाश को पकड़ रहा था। आज उनका मूड असाधारण रूप से अच्छा था, पिछले कई वर्षों से बेहतर, क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्हें अकादमी के जेनेटिक असेसमेंट विभाग से छात्र सू यांग के लिए लेवल 1 अलर्ट प्राप्त हुआ था। रिपोर्ट को एक बार फिर पढ़ते समय उसके होठों के कोने पर एक मुस्कुराहट आ गई। सू कुल का एक सच्चा वंशज, इस लड़के में सम्राट स्तर की क्षमता का मूल्यांकन किया गया था, एक ऐसा वर्गीकरण जो इतना दुर्लभ था कि 6 महान कुलों में भी इसके बारे में श्रद्धा के साथ बात की जाती थी। ब्रह्मांड में सम्राट ऐसे प्राणी थे जिनकी शक्ति और प्रभाव देवताओं से एक कदम नीचे था, और उस सीमा तक पहुंचने में सक्षम जीन का होना सचमुच दुर्लभ था। ब्रह्मांड में किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना ही ये तय करती है कि एक योद्धा के रूप में उसकी क्षमता क्या है, क्योंकि कड़ी मेहनत के माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को अधिकतम एक स्तर तक बढ़ा सकता है, लेकिन उसे 2 बार चुनौती देना असंभव है। मोनार्क स्तर की क्षमता वाले योद्धा की वृद्धि दर आमतौर पर केवल ग्रैंडमास्टर स्तर की क्षमता वाले योद्धा की तुलना में 10 गुना अधिक होती थी, और इसलिए आनुवंशिक संरचना आमतौर पर यह तय करने के पीछे मुख्य घटक होती थी कि किन व्यक्तियों को अभिजात वर्ग में रखा जाएगा और किन्हें नियमित वर्ग में रखा जाएगा, क्योंकि रोडोवा सैन्य अकादमी अपने संसाधनों को कम प्रतिभाशाली छात्रों में निवेश नहीं करना चाहती थी, जो कभी भी समान विकास दर हासिल नहीं कर सकते थे। और जहां तक प्रतिभा की बात है, रोडोवा ने 1 दशक से अधिक समय में सू यांग जैसी प्रतिभा वाला कोई छात्र नहीं देखा था, जबकि वह विश्व की शीर्ष सैन्य अकादमियों में से एक है। वास्तव में सू यांग सदियों से चले आ रहे इस शानदार इतिहास में केवल 7वें छात्र थे जिनमें ऐसी क्षमता थी जिससे वे सचमुच एक पीढ़ी की संभावना बन गए। यही है, सू यांग के प्रथम वर्ष के छात्रों का नेतृत्व करने के साथ रोडोवा अकादमी को अंततः ब्रह्मांड में नंबर 1 सैन्य अकादमी के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करने का मौका मिला है, और अंततः जिनेवा को पीछे छोड़ दिया है, अल्रिक ने सोचा जैसे ही उसने अपनी शैंपेन का एक सुखद घूंट लिया। वर्षों में पहली बार अल्रिक डेनहॉट को विश्वास हुआ कि चीजें अच्छी हो सकती हैं। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि उनका दिन इससे बेहतर नहीं हो सकता, तो उनके टैबलेट पर एक नया लेवल 1 अलर्ट चमक उठा, इस बार भौतिक निगरानी विभाग से। क्या एक और अलर्ट? क्या सू यांग ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया? उसने जल्दी से अलर्ट संदेश खोलते हुए जोर से पूछा। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस बार अलर्ट जारी करने वाले छात्र का उपनाम सू नहीं बल्कि स्काईशॉट था। शीर्षक में लिखा था, स्काईशॉट लियो रिफ्लेक्स टेस्ट परिणाम। जैसे ही उसकी नजर प्रतिक्रिया समय मीट्रिक पर पड़ी, उसका शरीर मानो जम गया। 0.007 सेकंड। यह संख्या इतनी बेतुकी थी कि एक क्षण के लिए तो उन्हें लगा कि कहीं सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं आ गई। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से कौतूहल में बदल गई। लियो स्काईशॉट ने रिफ्लेक्स टेस्ट चैम्बर को 100% सटीकता के साथ पूरा किया था, स्पीड इंडेक्स को रिकॉर्ड करने योग्य सीमा से परे था, और इस परीक्षण के लिए रोडोवा मिलिट्री अकादमी के सभी पूर्व भर्तियों में ऐतिहासिक एक स्थान प्राप्त किया था। हा, अल्रिक हंसा। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रोडोवा एक प्रतिष्ठित सैन्य संस्थान था जिसका इतिहास सदियों पुराना था। इसके कुछ स्नातक अब ब्रह्मांड में पारलौकिक और सम्राट स्तर के व्यक्ति थे, फिर भी लियो ने आज किसी तरह उनके परीक्षा स्कोर को पार कर लिया था। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, उन्होंने छात्र की पूरी मूल्यांकन रिपोर्ट देखते हुए थोड़ा झुकते हुए कहा। और तभी उसने ये देखा, संदिग्ध म्यू कबीले के वंशज। यह उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषक द्वारा लिखा गया एक नोट था जिसमें काफी कुछ स्पष्ट किया गया था। काफी देर तक अल्रिक स्क्रीन को देखता रहा, उसकी मुस्कुराहट गहरी होती गई। सू कबीले का सबसे प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी और अब अभूतपूर्व सजगता वाला एक संभावित म्यू कबीले का वंशज। ऐसा लग रहा था कि रोडोवा को इस साल सिर्फ एक ही शानदार छात्र नहीं मिल रहा था। 2 बज रहे थे। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए शैंपेन का एक और घूंट लिया, बुलबुले उसकी जीभ पर सुखद ढंग से फूट रहे थे। यदि उसकी आनुवंशिकी उसके प्रदर्शन के अनुरूप है, उसने सोचा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, वह बेचैनी से अपनी सीट पर इधर उधर घूम रहा था। वह आशा कर रहा था कि लियो भी सू यांग की तरह एक सम्राट स्तर की प्रतिभा है। हालांकि कहीं गहरे में वह जानता था कि एक और सम्राट स्तर की प्रतिभा की उम्मीद करना शायद बहुत ज्यादा मांगना था। यहां तक कि एक उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभा भी ठीक है, जब तक आप एक उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभा हैं, हम आपको विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ पूर्व छात्रों में से एक बना सकते हैं। उन्होंने अपने टैबलेट पर कुछ कमांड दबाने से पहले बुदबुदाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेतावनी, प्राथमिकता स्तर मूल्यांकन, लियो स्काईशॉट। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेनेटिक मूल्यांकन विभाग को एक तत्काल प्राथमिकता संदेश भेजते हुए प्रिंसिपल एल्रिक ने अनुरोध किया कि लियो को तुरंत जेनेटिक मूल्यांकन कक्ष में ले जाया जाए, ताकि मूल्यांकन के लिए सभी मौजूदा कतारों को एक साथ छोड़ दिया जा सके। इस बिंदु पर एल्रिक को अब दूसरों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि लियो सभी प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षणों में से सबसे महत्वपूर्ण में कैसा प्रदर्शन करने जा रहा है।
तारांकन 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 रोडोवा मिलिट्री अकादमी शिक्षक स्टाफ कक्ष प्रोफेसर डेविड का कार्यालय। अकादमी के दूसरी ओर एक छोटे अधिक साधारण कार्यालय में प्रोफेसर डेविड अपने मॉनिटर के सामने बैठे थे। उनकी निगाहें सिकुड़ी हुई थी क्योंकि वे उसी अधिसूचना को पढ़ रहे थे जो प्रिंसिपल को प्राप्त हुई थी। डेविड प्रथम वर्ष के मुख्य प्रशिक्षक थे तथा सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के प्रभारी थे, जिससे उन्हें एल्रिक की तरह ही उनकी रिपोर्ट तक पहुंच प्राप्त थी। लेकिन प्रिंसिपल एल्रिक के विपरीत वे जो कुछ भी देख रहे थे उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसकी उंगलियां मेज पर धीमी चिड़चिड़ी लय में टैप कर रही थीं, जबकि उसकी आंखें तिरस्कार से चेतावनी के विवरण को सरसरी तौर पर देख रही थीं। यह अलर्ट एक अन्य संदिग्ध ग्रेट क्लान वंशज द्वारा जारी किया गया था। एक और तथाकथित प्रतिभा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए क्योंकि वह इसके दृश्य से सचमुच नाखुश था। उनके जैसे लोग अकादमी का संतुलन बिगाड़ देते हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। लियो और सू यांग जैसे व्यक्ति जन्मजात प्रतिभाशाली थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, कभी शून्य से ऊपर उठने के लिए जी जान से संघर्ष नहीं किया। और डेविड ने पहले भी कक्षा में ऐसे व्यक्तियों के उत्थान का पैटर्न देखा था। इस प्रकार के छात्र जो विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों में जन्मे होते हैं, उत्कृष्ट प्रतिभा से संपन्न होते हैं तथा जिनके पास संसाधनों की भरमार होती है। उन्होंने सामान्य कैडेटों का दम घोंट दिया। उन्होंने वर्ष के शुरू होने से पहले ही केवल अस्तित्व में रहकर ही उनका मनोबल तोड़ दिया, क्योंकि उनकी श्रेष्ठता इतनी अधिक स्पष्ट थी, इतनी अधिक थी कि अधिकांश के लिए उनका मुकाबला करना कठिन था। और अब जब उनमें से दो एक ही प्रथम वर्ष के बैच में हैं, डेविड को यकीन हो गया कि कोई भी उनके बराबर आने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे कुल मिलाकर मनोबल गिर रहा है। कोई भी प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं करेगा, उसने कड़वाहट से सोचा। वे दौड़ शुरू होने से पहले ही हार स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए निष्कर्ष निकाला। जब परिणाम पहले से ही तय है तो मैं समान रूप से प्रतिभाशाली छात्रों के एक उत्कृष्ट बैच का पोषण कैसे कर सकता हूं? वह अपनी मुठ्ठियां मेज पर पटकते हुए जोर से बुदबुदाया। उनकी हताशा किसी एक छात्र के प्रदर्शन से कहीं अधिक गहरी थी। ये चक्र था। महान कुल न केवल अधिक धनवान थे, न ही उनके वंशजों को जन्म से ही अमृत पिलाया जाता था और गुप्त कलाएं सिखाई जाती थीं, जिससे उन्हें सामान्य लोगों की अपेक्षा बेहतर आधार मिलता था, बल्कि वे बेहतर जीन के साथ भी पैदा होते थे। प्रतिभा और शक्ति से संचालित ब्रह्मांड में वे हमेशा शीर्ष पर रहे, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि उनके और आम लोगों के बीच का अंतर कभी खत्म न हो। और बाकी उन्हें टुकड़ों के लिए संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया था, एक असंभवता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, जन्म से ही हमेशा के लिए पराजित होने के लिए। और यह ब्रह्मांड की दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता थी जिसने उसका खून खौला दिया। मैं एक सेवानिवृत्त यूनिवर्सल गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, उसने कड़वाहट से सोचा। एक सम्मानित मेजर, उस मूर्ख एल्रिक से ज्यादा अनुभवी और असली युद्धों में पारंगत। फिर भी, क्योंकि मेरा वंश महत्वहीन था, क्योंकि मैं श्रेष्ठ जीन के साथ पैदा नहीं हुआ था, वह प्रिंसिपल के पद पर बैठा है, जबकि मैं प्रथम वर्ष के बच्चों की देखरेख कर रहा हूं। डेविड ने सोचा, उसके होंठ तिरस्कार से मुड़ गए। एल्रिक को उसकी तुलना में दोगुना वेतन मिलता था, उसका प्रभाव दोगुना था, हालांकि वह उससे आधा ही योग्य था। और इससे भी बदतर बात यह है कि क्योंकि वह दोगुना कमाता था, उसके पास अपने बच्चों और पोते पोतियों पर खर्च करने के लिए अधिक आय थी, तथा उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अधिक प्रभाव था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डेविड के बच्चे कभी भी उनके बराबर न आ सकें। यह एक अंतहीन चक्र था। शक्तिशाली शक्तिशाली ही रहे, जबकि कमजोर कमजोर ही रहे। अब और नहीं, डेविड ने सोचा। उसके नाखून उसकी त्वचा में गड़ गए और उसने धीमी सांस लेते हुए एक साहसिक निर्णय लिया। मैं अब इस व्यवस्था में भाग लेने से इनकार करता हूं, उन्होंने कहा। उनकी निगाहें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। इस साल से चीजें बदल जाएंगी। इस वर्ष से मैं शक्तिशाली लोगों का दमन करूंगा और कमजोरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि यदि कोई और खेल के मैदान को समतल नहीं करने जा रहा है तो मैं ये काम स्वयं करूंगा। रिफ्लेक्स टेस्ट खत्म होते ही लियो पूरी तरह से थक गया था। ठंडी फर्श पर घुटनों के बल बैठा, उसकी सांसें उखड़ी हुई असमान रूप से चल रही थी। उसकी पीठ से पसीना टपक रहा था, उसका पूरा शरीर थकान से कांप रहा था, उसकी मांसपेशियां ऐसी खोखली हो गई थी मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। हालांकि ये पहली बार नहीं था। यह अत्यधिक थकान की पुनर्तः थकावट एक आवर्ती पैटर्न बनती जा रही थी। उसने भी ऐसा ही महसूस किया था जब उसने पहली बार उस अजीब समय मंदी क्षमता को सक्रिय किया था, क्योंकि जैसे ही यह समाप्त हुई, उसका शरीर अपने ही वजन के नीचे ढह गया था और वह डूबते हुए आदमी की तरह सांस लेने के लिए हौंफने लगा था। लियो को एहसास हुआ, असली लड़ाई में मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर असली लड़ाई में कुछ दुश्मनों को खत्म करने के बाद मैं गिर पड़ा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यह तात्कालिकता उसके अंदर जल उठी। उसे इस क्षमता में निपुणता हासिल करनी थी और इसमें तेजी लानी थी। उसे इसे नियंत्रित करना, इसे विनियमित करना सीखना था। जब जरूरत हो तो इसे सक्रिय करना और जब जरूरत न हो तो इसे दबाना। क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया, यह कोई हथियार नहीं होगा, यह एक दायित्व होगा।
ऐसा दायित्व जो उसे गहरे पानी में डाल सकता है। स्काईशिप। जैसे ही कक्ष का दरवाजा खुला, एक आवाज ने उसे अचानक उसके विचारों से बाहर खींच लिया। सहायक जल्दी से अंदर गई, उसके चेहरे पर चिंता और उत्साह का मिश्रण था और वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। तुमने कमाल कर दिया, वह मुस्कुराते हुए बोली। तुमने तो पहले ही दिन प्रथम वर्ष के छात्रों का विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर प्रदर्शन कभी नहीं देखा, वह बड़बड़ाती रही, लेकिन लियो ने ध्यान से नहीं सुना। उसका मन कहीं और था, वह सचेत रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि उसकी दृष्टि में काले धब्बे टिमटिमा रहे थे, जो पानी में स्याही के बहने की तरह फैल और सिकुड़ रहे थे। ओह, मैं कितना मूर्ख हूँ, आप थक गए होंगे। लीजिए, इसे पी लीजिए, सहायक ने एक छोटी कांच की शीशी अपनी हथेली में दबाते हुए आग्रह किया। लियो ने शीशी पर नजर डाली, अंदर का तरल एक हल्के सुनहरे रंग से चमक रहा था। उसने उसे एक पल के लिए गौर से देखा और फिर उसे एक ही घूंट में गटकने का फैसला किया। स्वाद तीखा था, लेकिन अप्रिय नहीं था, और लगभग तुरंत ही उसकी नसों में धीमी गर्माहट फैल गई, ऊर्जा के अचानक झटके के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थिर स्थिर नाड़ी के रूप में। यह एक सहनशक्ति औषधि थी, एक उच्च श्रेणी की औषधि। निम्न श्रेणी की सहनशक्ति औषधियां आमतौर पर पीले रंग की होती थीं, लेकिन इसमें सुनहरे रंग का होना इस बात का संकेत था कि इसके निर्माण में उत्कृष्ट रसायन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है। यह वास्तव में एक शक्तिशाली वस्तु थी, जिसकी खुले बाजार में कीमत बहुत अधिक होती थी। और जैसे ही लियो ने इसे पिया, हालांकि थकान पूरी तरह से गायब नहीं हुई, लेकिन उसके अंगों में शीशे जैसा भार लगभग तुरंत कम हो गया। अब उनकी मांसपेशियों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वे टूटने वाली हैं और उनकी दृष्टि सामान्य हो गई है। इससे थोड़ी मदद मिलेगी, सहायक ने सिर हिलाया और जल्दी से उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने लगा। लियो ने उसे जाने दिया, हालांकि उसका रुख थोड़ा अस्थिर रहा, क्योंकि वह उसे साइड पैनल की ओर ले गई, जहां उसकी वर्दी बड़े करीने से मुड़ी हुई थी। लो, कपड़े पहन लो, उसने निर्देश दिया जब लियो ने अपनी वर्दी पकड़ ली और अपने कपड़े पहनने से पहले अपनी चक्कर आने की भावना को दूर किया। उसका संतुलन अभी भी बिगड़ा हुआ था, लेकिन कम से कम अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। जैसे ही उसने कपड़े पहनना समाप्त किया, सहायक ने अपना डेटा स्लेट टैप किया, और कुछ ही क्षणों बाद एक स्वचालित एस्कॉर्ट ड्रोन उसके बगल में आ गया, जिसने एक अधिसूचना स्क्रीन चमका दी। अब आपको किसी अन्य भवन में स्थानांतरित किया जा रहा है, उसने उसे सूचित किया। लियो ने भौहें चढ़ाईं, मुझे परीक्षण बैच से अलग क्यों किया जा रहा है? आप इस ड्रोन का पीछा करते हुए अगली इमारत तक जाएंगे, और ऐसा करने वाले आप अकेले होंगे, उसने जवाब दिया, उसके स्वर में मनोरंजन का भाव था। उसकी भौहें गहरी हो गईं, और ऐसा क्यों? सहायक के होठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। आपको प्राथमिकता वाले आनुवंशिक परीक्षण के लिए चिन्हित किया गया है, उसने आंख मारते हुए कहा। तो, आप कतार में नहीं आ रहे हैं। इन शब्दों पर लियो की भौहें काफी गहरी हो गईं, हालांकि, इससे पहले कि वह कोई विरोध दर्ज करा पाता, सहायक ने अपने डेटा स्लेट पर कुछ कमांड टैप किए, जिससे ड्रोन को कार्रवाई करने का आदेश मिल गया। तारांकन धक्का, तारांकन धक्का। ड्रोन उसकी पीठ पर जोर से टकराया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जबकि आह भरते हुए लियो ने चलना शुरू कर दिया। उसे अच्छी तरह से पता था कि विश्वविद्यालय के आदेशों का पालन करने के अलावा उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। यदि कोई और होता, तो वह संभवतः ध्यान का केंद्र बनकर प्रसन्न होता। हालांकि, विश्वविद्यालय से तरजीही व्यवहार पाने वालों में लियो शामिल नहीं था। व्यक्तिगत स्तर पर, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि उन्हें निशाना बनाया जाए, क्योंकि इससे उनकी गुमनामी का पर्दा हट गया और वे सुर्खियों में आ गए। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग मुझे प्राथमिकता वाले मामले के रूप में नहीं देखेंगे, उसने सोचा, जब ड्रोन ने उसे कई मोड़ लेने के लिए निर्देशित किया, जो उसे सीधे जेनेटिक असेसमेंट विभाग की ओर ले गया। तारांकन, 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 तारांकन। रोडोवा मिलिट्री अकादमी जेनेटिक असेसमेंट विभाग, बाहरी कक्ष है 01। जल्द ही लियो जेनेटिक असेसमेंट विभाग में पहुंच गया, और दुर्भाग्यवश, जैसे ही उसने परीक्षण स्थल में प्रवेश किया, वह तुरंत वहां उपस्थित छात्रों के बीच विवाद का विषय बन गया, जिन्होंने उसके सिर के ऊपर उड़ते ड्रोन को देखा और उसे एक गंभीर खतरे के रूप में चिन्हित किया। लगभग तुरंत ही एकत्रित कैडेटों में बड़बड़ाहट की लहर दौड़ गई, उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उत्सुकता थी। रुको, क्या ये वही ड्रोन एस्कॉर्ट नहीं है जो सु यांग के ऊपर था? क्या बकवास है? वह अकेला क्यों है? ड्रोन एस्कॉर्ट, सचमुच? अरे, क्या वह कोई छुपा हुआ युवा स्वामी है? लियो ने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखी, घूरने वालों को अनदेखा किया, लेकिन उसने अपने आसपास हो रही हर बात सुनी। यही कारण था कि वह अनावश्यक ध्यान नहीं चाहते थे। उन्होंने शुरुआत में कम प्रोफाइल रखने, बिना किसी से अलग दिखे रोडोवा पर नजर रखने और उसे चलाने की योजना बनाई थी। लेकिन अब वह जेनेटिक परीक्षण सुविधा में किसी विशेष मामले के भर्ती की तरह चल रहा था, जिसे अकादमी का एक ड्रोन व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान कर रहा था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह अलग था, उसे प्राथमिकता दी जा रही थी, और इसी कारण वह रुचि का विषय बन गया।
जब वह सुविधा केंद्र से गुजर रहा था तो लोग उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे, जिज्ञासा से लेकर संदेह तक हर चीज से उसे देख रहे थे। कुछ कैडेट आपस में फुसफुसाते हुए उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अटकलें लगाने लगे। अन्य लोग उसे एक ऐसे प्रतियोगी की तरह देखते थे जिसे कुचल दिया जाना था। और फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहले से ही उसे भावी शत्रु के रूप में देखते थे। लियो ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और अपना ध्यान सीधे आगे की ओर रखा। रडा के नीचे रहने के लिए इतना कुछ। अब उसके पास इससे निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कम से कम उसे ये तो देखना ही था कि यह आनुवंशिक मूल्यांकन क्या है और उसे प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। स्काईशर लियो, एक पुरुष की आवाज ने कहा, जैसे ही मोटे चश्मे वाला एक दुबला पतला आदमी उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक डेटा स्लेट मजबूती से पकड़ी हुई थी। प्रधानाचार्य ने आपको प्राथमिकता परीक्षण विषय के रूप में चिन्हित किया है। जेनेटिक परीक्षण कक्ष #1 को आपकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए आरक्षित किया गया है। कृपया मेरे पीछे आइए, आदमी ने बहुत ऊंची आवाज में कहा, जैसे कि इकट्ठे हुए छात्रों के बीच उसकी विशेष स्थिति के बारे में कोई संदेह था। अब तक वे सभी अब दूर हो गए थे। बहुत बढ़िया, ये वही है जिसकी मुझे पहले दिन जरूरत थी, लियो ने व्यंग्यात्मक ढंग से सोचा और उसने निराशा में अपनी आंखें घुमाई। चारों ओर देखने पर उसे शत्रुतापूर्ण निगाहों का एहसास हुआ, क्योंकि वहां एक से अधिक अभ्यर्थी थे जो उसकी ओर ऐसी निगाहों से देख रहे थे मानो कह रहे हो, मुझे आशा है कि आप अपने आनुवंशिक परीक्षण में बुरी तरह असफल होंगे। लियो उस दुबले पतले सहायक के पीछे पीछे जेनेटिक असेसमेंट रूम में अंदर तक चला गया। उसके कदमों की आवाज पॉलिश किए हुए फर्श पर गूंज रही थी। परीक्षण कक्ष बिल्कुल साफ सुथरा और जीवाणुरहित था, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, तथा दीवारों में कई उन्नत स्कैनिंग उपकरण लगे हुए थे। बीच में एक बड़ा उच्च तकनीक वाला डायग्नोस्टिक पॉट खड़ा था जो चमकते सर्किटों से सुसज्जित था, तथा इसका पारदर्शी फ्रेम हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। यहाँ खड़े रहो, सहायक ने निर्देश दिया, अपने डेटा स्लेट पर टैप करते हुए अपने चश्मे को ठीक करते हुए। लियो ने उसकी बात मान ली और मशीन के सामने एक गोलाकार पैड पर कदम रख दिया। आपको पहले सिस्टम से जुड़ना होगा, सहायक ने आगे कहा। पॉड के किनारे एक कंपार्टमेंट खोला और कई पतले बायो सेंसर निकाले, जिनमें से प्रत्येक पर जटिल रूनिक नक्काशी की गई थी। उन्होंने व्यवस्थित ढंग से काम किया और लियो की कनपट्टियों, कलाइयों और छाती पर सेंसर लगा दिए, जिससे मशीन सक्रिय होकर गुनगुनाने लगी। लियो ने अपने चारों ओर टिमटिमाते विभिन्न प्रदर्शनों पर नजर डाली, जो आनुवंशिक आरेखों और जटिल प्रतीकों से भरे हुए थे। उद्धरण चिन्ह ... तो ये परीक्षण वास्तव में क्या मापता है? उन्होंने तटस्थ स्वर में पूछा। सहायक ने भौहें चढ़ाते हुए अपना चश्मा ठीक किया। तुम्हें नहीं पता? खैर, मुझे लगता है कि यह बात सही है। ज्यादातर रंगरूट आनुवंशिक परीक्षण के पूरे महत्व को नहीं समझते। सिस्टम में कुछ और कमांड डालने से पहले वह थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। आनुवांशिक क्षमता के लिए 5 वर्गीकरण हैं, सहायक ने कहना शुरू किया। मशीन के अंशांकन को अंतिम रूप देते समय उसका स्वर अभ्यासपूर्ण व्याख्या में बदल गया। सबसे पहले, सबसे निचले स्तर पर हमारे पास निपुण स्तरीय जागृति है। इसका मतलब है कि व्यक्ति योद्धा के रूप में प्रशिक्षण तो ले सकता है, लेकिन उसकी आनुवंशिक क्षमताएं मूल रूप से सीमित होती हैं। चाहे वे खुद को कितना भी आगे बढ़ाएं, वे कभी भी सच्चे महाशक्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। सहायक जब तक बोलता रहा, लियो चुपचाप जानकारी ग्रहण करता रहा। दक्ष स्तर के योद्धा अत्यधिक प्रयास से शक्ति के ग्रैंड मास्टर क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वे उससे आगे कभी नहीं जा पाएंगे। हालांकि इस दोष की भरपाई के लिए अकादमी ऐसे छात्रों को आनुवंशिक वृद्धि का अवसर प्रदान करती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उनके डीएनए को पशु या जानवर के डीएनए के साथ मिलाकर उनकी शारीरिक क्षमताओं को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सहायक ने कंधे उचकाते हुए अपना चश्मा नाक पर चढ़ाया। जाहिर है, ऐसा करने से ग्रैंडमास्टर में उनकी क्षमता सीमित हो जाती है, लेकिन कम से कम इससे सफर आसान हो जाता है। लियो ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। तो वे ग्रैंडमास्टर से आगे कभी नहीं निकल पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सही कहा, सहायक ने सिर हिलाया। वे यूनिवर्सल आर्मी में लेफ्टिनेंट जैसी भूमिकाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं, लेकिन वे कभी भी शीर्ष प्रबंधन तक नहीं पहुंच पाएंगे। मशीन ने एक हल्की ध्वनि उत्सर्जित की, जिससे संकेत मिला कि लियो का बायोमेट्रिक्स पूरी तरह से सिस्टम से जुड़ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडमास्टर स्तर की जागृति, सहायक ने जारी रखा। यह सबसे आम वर्गीकरण है। वास्तव में, रोडोवा के 100 में से 99 कैडेट इसी श्रेणी में आते हैं। इन छात्रों में विकास की अच्छी संभावनाएं हैं और समर्पण के साथ वे सेना में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसने लियो की तरफ देखा। ग्रैंडमास्टर स्तर के योद्धा छोटे और मध्यम आकार के गुटों में सर्वोच्च प्रतिभा माने जाते हैं। हो सकता है कि वे पूरी तरह से ताकतवर न हो, लेकिन उनका बहुत सम्मान होता है और उनके पास काफी ताकत होती है। लियो ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। लेकिन ट्रांसेंडेंट स्तरीय जागृति पर चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। सहायक का स्वर धीरे से बदल गया, जिसमें विस्मय का भाव था। उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभाएं दुर्लभ हैं, लाखों में एक। अगर कोई इस स्तर पर जागृत होता है, तो उसे तुरंत एक अलग राह पर ले जाया जाता है।
अकादमी यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें सर्वोत्तम संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर मिले। उन्हें बहुमूल्य संपत्ति की तरह पोषित किया जाता है। लियो अब ये देख सकता था स्तरों के बीच स्पष्ट अंतर। एक महान योद्धा और सचमुच भयभीत करने वाले व्यक्ति के बीच का अंतर। और फिर सम्राट स्तरीय जागृति। सहायक रुक गया, मानो शब्दों को वह महत्व दे रहा हो जिसके वे हकदार थे। यह उच्चतम वर्गीकरण है जिसे अकादमी आधिकारिक तौर पर माप सकती है। रोडोवा के पूरे सदियों पुराने इतिहास में केवल 7 छात्र ही इस स्तर पर जागे हैं। खैर, आज सुबह एक सहायक ने गर्व के साथ कहा, क्योंकि लियो ने तुरंत इस तरह के वाक्य के निहितार्थ को समझ लिया। सू कबीले के उत्तराधिकारी सू यांग ने आज इस स्तर पर स्को किया। सहायक ने प्रशंसा से भरे स्वर में कहा, मुझे यकीन है कि यह खबर पूरे अकादमी में फैल चुकी होगी। लियो ने कुछ नहीं कहा, उसके विचार सब कुछ सोच रहे थे। और अंत में सहायक ने धीमी आवाज में कहा, एक अफवाह है कि छठा वर्गीकरण है। ईश्वर स्तरीय जागृति। उसके चश्मे के पीछे एक परछाई टिमटिमा रही थी। लेकिन रोडोवा की मशीनें इतनी उन्नत नहीं है कि इसका पता लगा सके, उन्होंने स्वीकार किया। अगर कोई उस स्तर पर जाग भी जाए, तो भी हमें निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा। लियो स्थिर खड़ा रहा, उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुड़ रही थी क्योंकि वह जानकारी का भार ग्रहण कर रहा था। यह परीक्षा आपके भविष्य के बारे में सब कुछ निर्धारित करेगी, सहायक ने अंतिम जानकारी देते हुए कहा। यदि आपके पास अनलॉक करने के लिए उच्च आनुवंशिक क्षमता है, तो यह आपको एक योद्धा के रूप में अविश्वसनीय लाभ देता है, जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते हैं, सहायक ने पीछे हटने से पहले कहा, क्योंकि लियो ने उससे अधिक जानकारी के लिए पूछताछ करने की कोशिश की। फायदे? किस तरह के फायदे? लियो ने पूछा, लेकिन सहायक ने उसकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि पोर्ट बंद हो गया। शुभकामनाएं। जैसे ही लियो का आनुवंशिक परीक्षण आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, उसने कहा। कक्ष में एक हल्की सी गुंजन हुई, तथा मशीन की आंतरिक प्रणालियां सक्रिय होने के साथ ही सर्किट से निकलने वाली हल्की नीली चमक तीव्र हो गई। मन की पतली रेखाएं दीवारों के आर पार शिराओं की तरह खींची हुई थीं, लयबद्ध अंतरालों में धड़क रही थीं, जैसे डेटा की एक धारा उसके सामने पारदर्शी स्क्रीन पर बहने लगी हो। लियो स्थिर रहा, उसकी सांस नियंत्रित थी, उसका मन एकाग्र था। तब तारांकन हिस्स। जैसे ही मशीन ने गहन आनुवंशिक स्कैन शुरू किया, ठंडी हवा का एक तेज झोंका पॉड में भर गया, जो उसकी त्वचा पर चुभने लगा। आनुवंशिक पहचान प्रक्रिया शुरू। लियो को अपने पूरे शरीर में एक हल्की सी झुंझुनी महसूस हुई, जो दर्दनाक नहीं थी, पर अजीब थी, जैसे उसकी त्वचा के नीचे अनगिनत छोटी छोटी विद्युत धाराएं रेंग रही हो। उसकी कनपटियों और कलाइयों से जुड़े बायो सेंसर उसकी हृदय गति के साथ तालमेल बिठाकर धड़क रहे थे, और सिस्टम में सूचनाओं की धाराएं भेज रहे थे। तब चुभन। लियो की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं जब उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी गर्दन के निचले हिस्से में एक तेज सनसनी। पॉड की भीतरी दीवार से एक पतली सुई जैसी चीज निकली, जो उसकी अस्थि मज्जा का एक नमूना निकालने के लिए पर्याप्त गहराई तक चुभ गई। यह पल भर में खत्म हो गया, लेकिन बेचैनी के उस छोटे से झटके ने बेचैनी का एक स्थायी एहसास छोड़ दिया। आनुवंशिक सामग्री प्राप्त। प्रसंस्करण। स्क्रीन टिमटिमाने लगी, पाठ की पंक्तियां तेज गति से स्क्रॉल होने लगी, क्योंकि मशीन ने उसके आनुवंशिक कोड को तोड़ना शुरू कर दिया था। लियो ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और खुद को आराम करने के लिए मजबूर किया। ये वह परीक्षा थी जो सब कुछ निर्धारित करने वाली थी, अकादमी का उसमें निवेश, उसे दिए जाने वाले संसाधन, तथा उसके सामने आने वाली प्रतिस्पर्धा का स्तर। कुछ क्षण बाद एक यांत्रिक आवाज कक्ष में गूंज उठी। प्राथमिक आनुवंशिक संरचना का विश्लेषण किया गया। जागृति स्तर वर्गीकरण लंबित। फिर अचानक से 20 जिट। लियो की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई, क्योंकि उसके शरीर में पहले से कहीं ज्यादा गहरा और प्रबल मन का एक उभार दौड़ गया। उसकी मांसपेशियां अनायास ही तनावग्रस्त हो गईं, उसकी नसें जलने लगी क्योंकि मशीन स्कैन को बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अस्तित्व को सूक्ष्मतम कण तक चीर दिया गया हो। और तब कुछ स्थानांतरित हो गया। पहले तो ये बहुत सूक्ष्म था, लेकिन लियो ने इसे महसूस किया। उसके भीतर एक गहरी हलचल, उसके भीतर कुछ दबा हुआ, स्कैन के प्रति प्रतिक्रिया। एक दबाव, एक वजन, एक बल धीरे धीरे प्रतिक्रिया दे रहा है। उसकी उंगलियां फड़कने लगी, उसकी नब्ज तेज हो गई, उसके खून में एक गहरी आदिम अनुभूति जाग उठी, कुछ ऐसा जो एक ही समय में अजनबी और जाना पहचाना सा लग रहा था। चेतावनी। अज्ञात विसंगति पाई गई। लियो की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने स्क्रीन पर ये शब्द चमकते सुने। विसंगति। मशीन तेज आवाज के साथ घूमी, तथा अपने आप को पुनः समायोजित किया, क्योंकि सर्किट कुछ क्षण के लिए अनियमित रूप से टिमटिमाए, फिर स्थिर हो गए। पुनर्वर्गीकरण का प्रयास। उसके अंदर एक और मन की लहर दौड़ गई, इस बार और भी मजबूत, गहराई से जांच करते हुए, सतह के नीचे छिपी किसी चीज की खोज करते हुए। लियो ने अपना जबड़ा भींच लिया, उसका शरीर सहज रूप से उस बल का प्रतिरोध कर रहा था जो उससे बलपूर्वक खींचा जा रहा था। तब जेनेटिक जागृति स्तर विश्लेषण। पॉड में हवा घनी होती जा रही थी, तथा स्कैनिंग प्रक्रिया के चरम पर पहुंचने पर पूरी मशीन कंपन कर रही थी। सत्य का क्षण आ गया था। लियो का शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि स्क्रीन फिर से टिमटिमाने लगी, डिस्प्ले पर एक अशुभ रेखा चमकने लगी।
चेतावनी, अज्ञात विसंगति पाई गई। उसकी नब्ज तेज हो गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं। एक विसंगति। उसके दिमाग में संभावनाओं के ढेर उमड़ पड़े, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि इसका क्या मतलब है, मशीन नई तीव्रता से उछल पड़ी। सर्किट अनियमित रूप से धड़क रहे थे, खुद को पुनः संतुलित कर रहे थे, मानो अभी अभी जो कुछ भी सामने आया था उसे वर्गीकृत करने के लिए संघर्ष कर रहे हो। फिर उसे यह महसूस हुआ, एक खिंचाव उसके अंतर्मन में गहरा। कुछ छिपा हुआ, कुछ उसकी चेतना की सतह के बहुत नीचे दबा हुआ, परीक्षण द्वारा बलपूर्वक उभारा जा रहा था। उसकी नसें हल्की सी जल रही थी, उसकी मांसपेशियां अनायास ही तनावग्रस्त हो गईं, और एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे मशीन उससे कुछ ऐसा निकाल रही है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। ये दर्द नहीं था, ये दबाव था। एक भार जो उस पर दबाव डाल रहा था, उसकी आनुवंशिक संरचना के भीतर कुंडलित हो रहा था, मानो कोई सुप्त शक्ति प्रकट हो गई हो। पुनर्वर्गीकरण का प्रयास। फली जोर से गुनगुनाने लगी। उसके भीतर का मन उमड़ पड़ा। लियो ने अपने जबड़े भींच लिए, क्योंकि ऊर्जा का एक और स्पंदन उसके शरीर में प्रवाहित हुआ, जो पहले से भी अधिक शक्तिशाली था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसके अस्तित्व को नोच रहा हो, किसी निर्विवाद चीज की तलाश में उसके आनुवंशिक कोड की परतों को छील रहा हो, और अचानक रुक गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके सामने स्क्रीन पर कुछ प्रकट हुआ। जेनेटिक अवेकनिंग टी सम्राट स्तर। कमरे में एक क्षणिक भयानक शांति छा गई, जब लियो अपनी चौड़ी आंखों से अपने सामने लिखे शब्दों का अध्ययन कर रहा था। फिर, बिना किसी चेतावनी के, एक तीखी, आनंदित हंसी ने सन्नाटा तोड़ा। हा, मैं इसे देखने के लिए यहाँ था। मैं ही एक ऐतिहासिक हस्ती पर परीक्षण करने वाला था। वाह! सहायक खुशी से चिल्लाया, और एड़ियों पर घूमते हुए उसने मुश्किल से अपना डेटा स्लेट पकड़ा हुआ था। वह अभी भी अपने आप पर हंस रहा था, और अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपने पोते पोतियों को इस दिन के बारे में बताऊंगा, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज में अविश्वास भरा हुआ था। हालांकि लियो ने उसे मुश्किल से पहचाना, क्योंकि उसकी निगाहें स्क्रीन पर चमकते शब्दों पर टिकी थी, उसके विचार घूम रहे थे। सम्राट स्तर की प्रतिभा। 6 महान कुलों के एक सच्चे वंशज ने इस समाचार पर अहंकार के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी, तथा अपनी श्रेष्ठता का आनंद लिया होगा। हालांकि लियो को गहराई से पता था कि वह 6 महान कुलों के सदस्यों में से एक नहीं था। दूसरी ओर, एक सामान्य व्यक्ति इस समाचार से बहुत खुश होता, तथा अपने भविष्य और परिवार के लिए इसके महत्व को समझकर अभिभूत हो जाता। हालांकि लियो भी इससे अभिभूत नहीं हुआ। इसके बजाय उसे एक साथ राहत और संदेह का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ, जो उसके भीतर टकराकर उसे चिंतित कर रहा था। राहत सहज थी। अपनी याददाश्त के बिना भी, आनुवंशिक परिणाम के पूरे निहितार्थों को जाने बिना भी, वह समझ गया कि इस ग्रेड का क्या मतलब है: शक्ति, विशेषाधिकार और सुरक्षा। भविष्य में उसे तोप के चारे की तरह दरकिनार नहीं किया जाएगा। न अकादमी के भीतर, न ही अकादमी के बाहर। उनका पालन पोषण किया जाएगा, उन्हें सर्वोत्तम संसाधन दिए जाएंगे, तथा जिस भी संस्थान में वे शामिल होंगे, वहां उन्हें एक दुर्लभ संपत्ति के रूप में देखा जाएगा। लेकिन शक तो और भी गहरा था। क्या यह सचमुच उनकी प्रतिभा थी, या फिर यह उस पहेली का एक और टुकड़ा था जो उसके सामने रखा गया था? एक पूर्व निर्धारित परिणाम, एक पटकथा जो रोडोवा पहुंचने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। लियो की पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई, उसकी उंगलियां मुड़ गईं और उसने अपना चेहरा भावहीन बनाए रखा। उस परिवहन गाड़ी में जागने से पहले भी उसे नहीं पता था कि वह कौन है। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसे यहाँ किसने भेजा है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जिसने भी उसकी यादें मिटाई, जिसने भी उसे उस नारकीय प्रवेश परीक्षा में डाला, उन्हें अवश्य पता होगा। और अब, जब वह यहाँ खड़ा था और चमकते शब्दों, सम्राट स्तरीय जागृति, को देख रहा था, तो उसके मन में एक डरावना विचार आया। क्या ये परिणाम सचमुच उसने अर्जित किया था, या फिर किसी ने ये सुनिश्चित कर रखा था कि ऐसा होगा? क्या ये सचमुच उसकी प्रतिभा थी, या ये पहले से तय था, ठीक वैसे ही जैसे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षा से पहले उसे याद करने के लिए दिया गया प्रतीक? ये ऐसे प्रश्न थे जो उसके मस्तिष्क को खाए जा रहे थे। हालांकि, इससे पहले कि वह इस पर और विचार कर पाता, सहायक, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसने लॉटरी जीत ली हो, ने अचानक उसके डेटा स्लेट पर एक अनुक्रम टैप किया, जिससे मूल्यांकन रिपोर्ट सीधे अकादमी के उच्चतम स्तर पर भेज दी गई। डिवाइस पर एक गुप्त अधिसूचना चमक उठी। चेतावनी भेजी गई, प्रिंसिपल अल्रिक डेनहॉट को। चेतावनी भेजी गई, प्रोफेसर डेविड को। लियो ने यह नहीं देखा, यह नहीं सुना। मुझे नहीं पता था कि इस समय रोडोवा सैन्य अकादमी के 2 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपने निजी उपकरणों पर उसका नाम पढ़ रहे थे, तथा जो कुछ हुआ था उसके महत्व को समझ रहे थे। लियो को बस इतना पता था कि कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और उसका मूल्यांकन पॉड उसकी आंखों के सामने खुल रहा था, और सहायक उसका स्वागत करने के लिए उसकी ओर दौड़ रहा था। बधाई हो कैडेट। नहीं, मेरा मतलब है, सर लियो, आप रोडोवा सैन्य अकादमी के इतिहास में 9वें उम्मीदवार हैं जिनका मूल्यांकन सम्राट स्तर की प्रतिभा के लिए किया गया है। आपके लिए ये परीक्षण करना मेरे जीवन का सम्मान है, सर। सहायक के शब्द लगभग लड़खड़ा गए, और वह स्पष्ट रूप से खुद को खुलकर खुश होने से रोक रहा था।
हालांकि उनके विनम्र लहजे ने लियो को असहज महसूस कराया, क्योंकि लियो ने उसी विनम्रता के साथ जवाब दिया, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मेरी प्रतिभा के मूल्यांकन का क्या मतलब है? इस अकादमी में आने से पहले ही मेरी सारी यादें मिट चुकी थी, इसलिए मेरे पास उतना सामान्य ज्ञान नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे, लियो ने पूछा, क्योंकि उसने अपनी स्मृति हानि के बारे में खुलकर बताया था। ओह ओह, सहायक ने कहा, मानो उसे अभी अभी एहसास हुआ हो कि क्या हो रहा है। फिर उसने क्रूरता से सिर हिलाया। वास्तव में सर, कृपया चिंता न करें, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, सहायक ने कहा, और स्पष्टीकरण शुरू करने से पहले खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। सबसे पहले कौशल के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास योद्धा बनने की प्रतिभा है, यहाँ तक कि निपुण स्तर की आनुवंशिक क्षमता वाले व्यक्ति भी कौशल सीखने और उनमें निपुणता हासिल करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि एक समय में वे कितने कौशल सीख सकते हैं, इसकी एक बुनियादी सीमा है, जो 5 तक सीमित है। चाहे उनका समर्पण कुछ भी हो, चाहे वे स्वयं को कितना भी प्रेरित करें, एक निपुण स्तरीय योद्धा अपने जीवन काल में 5 से अधिक कौशल तकनीकों को सीखने और उनमें निपुणता प्राप्त करने में कभी सक्षम नहीं होगा। लियो ने ध्यानपूर्वक सुना, उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी, लेकिन उसका दिमाग सक्रिय रूप से हर शब्द पर विचार कर रहा था। जाहिर है, सहायक ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, उनके द्वारा सीखे जाने वाले कौशलों का स्तर बहुत अलग अलग हो सकता है। एक निपुण स्तर का योद्धा एक पारलौकिक या सम्राट स्तर के योद्धा की तुलना में कमजोर कौशल सीख सकता है, और उन कौशलों पर उनकी महारत हमेशा बुनियादी रूप से कमतर होगी। इसके अलावा एक पूर्ण प्रतिबंध है, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, एक निपुण स्तर का योद्धा कभी भी लीजेंडरी या ग्रैंड मास्टर स्तर से आगे के कौशलों में महारत हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आनुवंशिक अनुकूलता के नियम इसकी अनुमति नहीं देते। लियो ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और निहितार्थ समझने लगा। किसी व्यक्ति द्वारा महारत हासिल करने की संख्या निश्चित थी, और निचले स्तर का व्यक्ति खुद को कितनी दूर तक ले जा सकता है, इसकी भी सीमाएं थी। हालांकि इससे पहले कि सहायक आगे कुछ कह पाता, लियो ने हाथ उठाया, क्योंकि वह इस बातचीत को और अधिक प्रश्नों और टुकड़ों के साथ समाप्त नहीं करना चाहता था। उसने इस अवसर का उपयोग करते हुए अपने सभी संदेहों को पूछने का निर्णय लिया। बात बीच में काटने के लिए माफ करना, लेकिन क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि कौशल को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? मैं उन्हें नहीं जानता, लियो ने पूछा, तो सहायक ने पलक झपकते ही जल्दी से सिर हिला दिया। हाँ बिल्कुल सर लियो, यह इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन्होंने अपने डेटा स्लेट पर थपथपाते हुए कहा, और होलोग्राफिक डिस्प्ले सामने लाया। कौशल वर्गीकरण ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि विभिन्न गुट और संगठन अलग अलग रैंकिंग प्रणालियों का उपयोग करते हैं। हालांकि 2 व्यापक रूप से स्वीकृत विधियां हैं। उन्होंने डिस्प्ले पर स्वाइप किया, जिससे 2 कॉलम सामने आ गए। पहली विधि आनुवंशिक क्षमता के समान ही स्तरीय वर्गीकरण का अनुसरण करती है। ये निम्नतम स्तर पर लेमैन स्तरीय कौशल से शुरू होती है और इस प्रकार ऊपर जाती है, मास्टर, ग्रैंडमास्टर, ट्रांसेंडेंट, मोनार्क और शीर्ष पर गॉड स्तरीय। सहायक ने आगे कहा, लियो ने सूची की जांच की। ये प्रणाली सीधी सादी और समझने में आसान है, और इसका इस्तेमाल आमतौर पर सैन्य संस्थानों और हमारी जैसी सरकारी अकादमियों में किया जाता है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में, खासकर स्वतंत्र गुटों और कुलीन सैन्य परिवारों में, एक अधिक विस्तृत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। सहायक ने डिस्प्ले को पुनः स्वाइप किया और दूसरे कॉलम पर चला गया। इस दूसरी प्रणाली में अधिक वर्गीकरण है, जो कौशल को अधिक सूक्ष्म श्रेणियों में विभाजित करते हैं। सामान्य, दुर्लभ, कांस्य, रजत, स्वर्ण, गहरा स्वर्ण, महाकाव्य, अर्ध पौराणिक, पौराणिक, अर्ध दिव्य, दिव्य, और अंत में शिखर पर ईश्वर स्तर। लियो ने सूची का अध्ययन किया और फिर सहायक की ओर देखा। तो अलग अलग नामों के बावजूद दूसरी प्रणाली को मोटे तौर पर पहली प्रणाली से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, सहायक ने पुष्टि की। उदाहरण के लिए, दूसरी प्रणाली में स्वर्ण स्तरीय कौशल आमतौर पर पहली प्रणाली में ग्रैंड मास्टर स्तरीय कौशल के अंतर्गत आते हैं। पौराणिक और अर्ध दिव्य कौशल पारलौकिक के बराबर होते हैं, जबकि दिव्य कौशल सम्राट के बराबर होते हैं, और निश्चित रूप से ईश्वर स्तरीय कौशल पूर्ण शिखर पर रहता है। लियो ने सिर हिलाया, जानकारी उसके दिमाग में बैठ गई। अब समझ में आया कि क्यों कुछ संगठन सरल प्रणाली को प्राथमिकता देते हैं, जबकि कुछ अधिक विस्तृत विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। संतुष्ट होकर उन्होंने सहायक को अपनी व्याख्या जारी रखने का इशारा किया। लियो ने सहायक द्वारा दी गई जानकारी को स्पंज की तरह अवशोषित कर लिया। यह इस ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली के बारे में अपने ज्ञान में मौजूद अंतराल को पाटने का एक दुर्लभ अवसर था, और वह एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे। सहायक ने लियो के एकाग्र भाव को देखकर अपना चश्मा ठीक किया और स्वीकृति में हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने माहौल को संतुलित करते हुए कहा, अब जब आप विभिन्न कौशल स्तरों को समझ गए हैं, तो मैं आपको समझाता हूं कि एक योद्धा की युद्ध क्षमता को आकार देने में कौशल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। लियो चुप रहा और उसके आगे बोलने का इंतजार करता रहा। यह एक सरल अवधारणा है, सहायक ने कहा। आप जितने मजबूत कौशल में निपुण होंगे, एक योद्धा के रूप में आप उतने ही मजबूत बनेंगे।
अगर आप उच्च स्तरीय तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं तो आप उन लोगों पर स्वाभाविक रूप से बढ़त हासिल कर लेते हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। बात तो सही है ना? लियो ने सिर हिलाया। यह बुनियादी तर्क था, लेकिन सिर्फ कौशल की मजबूती ही सब कुछ नहीं है, सहायक ने आगे कहा। एक और महत्वपूर्ण कारक यह है कि आप शुरुआत में कितने कौशल सीख और उनमें महारत हासिल कर सकते हैं। लियो की आंखें थोड़ी तेज हो गईं। सहायक ने समझाया, उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले व्यक्तियों के पास न केवल अधिक मजबूत कौशल तक पहुंच होती है, वे उनमें से अधिक कौशल में भी निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। यहीं से मजबूत और कमजोर के बीच असली विभाजन शुरू होता है। उनके डेटा स्लेट पर टैप करने से हवा में एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण प्रकट हुआ, जिसमें विभिन्न आनुवंशिक स्तरों की सूची थी। दक्ष स्तरीय आनुवंशिक क्षमता वाले योद्धा, उन्होंने पहली श्रेणी की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवनकाल में केवल 5 कौशलों में ही महारत हासिल कर सकते हैं। यह उनकी पूर्ण आनुवंशिक सीमा है। चाहे वे कितना भी प्रयास करें, वे उस संख्या को पार नहीं कर सकते। लियो ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ऐसी सख्त टोपी बहुत क्रूर थी। दूसरी ओर ग्रैंडमास्टर स्तर के योद्धा 9 कौशलों में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें निपुण योद्धाओं की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली बनाता है, न केवल इसलिए कि वे उच्च स्तरीय कौशलों को संभाल सकते हैं, बल्कि इसलिए भी कि उनके पास युद्ध में अधिक विविधता होती है। लियो ने इन दोनों स्तरों के बीच प्रतिभा में भारी अंतर को देखते हुए जानकारी को आत्मसात कर लिया। और सबसे ऊपर, सहायक के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। राजा स्तर के योद्धा 20 से अधिक कौशलों में निपुण हो सकते हैं। लियो की उंगलियां थोड़ी मुड़ गईं। ये ग्रैंडमास्टर स्तर के योद्धा की सीमा से 2 गुने से भी अधिक था, और एक निपुण स्तरीय योद्धा की तुलना में 4 गुना अधिक। अंतर केवल बड़ा ही नहीं था, ये खगोलीय था। इससे पहले कि वह कोई टिप्पणी कर पाते, सहायक ने दबाव डालना शुरू कर दिया, और उसका स्वर और अधिक गंभीर होता गया। लेकिन अधिक कौशल प्राप्त करना केवल विविधता के बारे में नहीं है, यह उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। लियो ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उन्नति? सहायक ने सिर हिलाया। एक योद्धा यूं ही ताकतवर नहीं बनता, उसकी भी सीमाएं होती हैं। ऊंचे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की जरूरत होती है, जिनमें से एक है कौशल में निपुणता। होलोग्राफिक प्रक्षेपण पुनः स्थानांतरित हो गया। एक योद्धा के रूप में मास्टर स्तर से ग्रैंड मास्टर स्तर तक चढ़ने के लिए आपको अन्य आवश्यकताओं के साथ साथ कम से कम 5 लीजेंडरी स्तरीय कौशल में महारत हासिल करनी होगी। लियो की आंखें चमक उठी। इसका मतलब यह था कि एक निपुण स्तरीय योद्धा, जिसकी पूर्ण सीमा 5 कौशल थी, को योद्धा के रूप में ग्रैंडमास्टर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 5 पौराणिक स्तरीय तकनीकों में महारत हासिल करने की आवश्यकता होगी। और यदि पौराणिक कौशल का उच्चतम स्तर था जिसे वे सीख सकते थे, तो इसका मतलब था कि वे योद्धा के रूप में ग्रैंडमास्टर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए शुरू से ही अपनी संभावित छत के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। लियो के आंतरिक विचारों से अनभिज्ञ, सहायक ने आगे कहा, और ग्रैंडमास्टर स्तर से ट्रांसेंडेंट स्तर तक चढ़ने के लिए आपको कम से कम 9 दिव्य स्तरीय कौशल में निपुणता हासिल करनी होगी। इसका मतलब यह है कि एक निपुण स्तर की प्रतिभा के लिए, जो पौराणिक ग्रेड से उच्च रैंक वाले कौशल नहीं सीख सकता है, और जो कुल मिलाकर 5 से अधिक कौशल नहीं सीख सकता है, एक उत्कृष्ट स्तर का योद्धा बनना असंभव है। यह दृढ़ संकल्प या कड़ी मेहनत या भाग्य का मामला नहीं है। यह तो पहले से ही तय है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आपकी आनुवंशिकी ही सब कुछ निर्धारित करती है। सहायक ने समझाया, और उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए, मानो वह जो कह रहा था वह स्वाभाविक ही था। लियो ने धीरे से सांस छोड़ी। 9 कौशल, ये वास्तव में वह अधिकतम संख्या थी जो एक ग्रैंड मास्टर स्तर की प्रतिभा सीख सकती थी। इसका मतलब यह था कि भले ही वे अपनी तरह के सबसे प्रतिभाशाली थे, लेकिन ट्रांसेंडेंट तक पहुंचना लगभग असंभव था जब तक कि वे अपनी आनुवंशिक क्षमता को अधिकतम न कर लें, लेकिन फिर भी, वे कभी भी सम्राट बनने की आशा नहीं कर सकते थे। इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति अपनी आनुवंशिक क्षमता को अधिकतम एक स्तर तक ही चुनौती दे सकता है। एक निपुण स्तर की प्रतिभा अधिक से अधिक ग्रैंडमास्टर स्तर का योद्धा बन सकती है। एक ग्रैंडमास्टर स्तर की प्रतिभा अधिक से अधिक एक उत्कृष्ट स्तर का योद्धा बन सकती है। और एक ट्रांसेंडेंट स्तर की प्रतिभा अधिक से अधिक एक सम्राट स्तर का योद्धा बन सकती है। हालांकि सम्राटों के पास ये सीमा नहीं थी। सम्राट स्तर की प्रतिभा होने का अर्थ था कि आप अधिकतम उच्चतम ईश्वर स्तर तक पहुंच सकते थे, जो कि अधिकतम सीमा थी, जिससे सम्राट स्तर की प्रतिभाएं सर्वोत्तम प्रतिभा बन गईं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ पैदा हो सकती थी। लियो ने चुपचाप जानकारी को संसाधित किया तथा इसके पीछे छिपे हर निहितार्थ का मूल्यांकन करने का प्रयास किया। हालांकि जब वह चुप रहा, तो सहायक का उत्साह बढ़ता ही गया। एक सम्राट के रूप में आप आसानी से 20 से अधिक कौशलों में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। और जब मैं 20 से अधिक कहता हूं, तो यह एक मोटा अनुमान है, क्योंकि हम वास्तव में सीमा नहीं जानते। सम्राट सामान्य सर्वेक्षणों में शायद ही कभी भाग लेते हैं, उन्होंने आंकड़ों की कमी पर लगभग निराश होते हुए स्वीकार किया। चाहे वह पौराणिक, अर्ध दिव्य, दिव्य या यहां तक कि ईश्वर स्तर का हो, आपके पास उन सभी को सीखने और उनमें महारत हासिल करने की क्षमता है। लियो की दिल की धड़कन स्थिर थी, लेकिन उसके विचार स्थिर नहीं थे। विकास की गति का वह स्तर,
स्वतंत्रता का वह स्तर, ये भयानक था। सहायक ने एक और धमाकेदार घटना कहने से पहले अपना चश्मा ठीक किया। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। आनुवंशिक क्षमता सिर्फ कौशल क्षमता तक सीमित नहीं है, सहायक ने समझाया। ये पूरी तरह से कुछ और भी निर्धारित करती है, अव्यक्त आनुवंशिक क्षमताएं। लियो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस ब्रह्मांड में ऐसे लोग हैं जो जन्मजात योग्यताओं के साथ पैदा होते हैं, सहायक ने आगे कहा। ऐसी योग्यताएं जो उनके वंश की खासियत होती हैं। लियो चुप रहा और शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनता रहा। कुछ योद्धाओं को दूसरों की तरह कौशल सीखने की जरूरत नहीं होती, सहायक ने विस्तार से बताया। उनके जीन में ऐसी क्षमताएं होती हैं जो उनके मजबूत होने पर स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाती हैं। लियो के होंठ एक पतली रेखा में दब गए। रक्त संबंधी क्षमताएं, वह धीरे से बोला, जबकि सहायक ने सिर हिलाया। इनमें से कुछ क्षमताएं दैवीय स्तर की या यहां तक कि ईश्वरीय स्तर की होती हैं, और जिस व्यक्ति को ये क्षमताएं विरासत में मिलती हैं, उसे इनमें महारत हासिल करने की जरूरत नहीं होती। वे इन्हें पहले से ही जानते हैं, मानो वे इस ज्ञान के साथ पैदा हुए हों जो उनकी हड्डियों में अंकित हो। लियो ने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी उंगलियां धीरे से मुड़ गईं। क्या रिफ्लेक्स टेस्ट में मेरे साथ भी यही हुआ था? वह अजीब समय मंदी वाली स्थिति। क्या यह एक विरासत में मिली क्षमता थी? यदि ऐसा है तो ये कहां से आया? लियो को आश्चर्य हुआ, क्योंकि सहायक ने आगे बात जारी रखने से पहले उसे एक विचारशील नजर से देखा। अंततः आनुवंशिक क्षमता केवल ये निर्धारित नहीं करती कि आप क्या सीख सकते हैं, ये भी निर्धारित करती है कि आपका शरीर कितना मजबूत बन सकता है। लियो का ध्यान पुनः उस पर गया। आपकी मांसपेशियों की गुणवत्ता, हड्डियों का घनत्व, मस्तिष्क परिसंचरण की क्षमता, ये सब आपकी आनुवंशिकी से प्रभावित होते हैं, सहायक ने समझाया। यही कारण है कि उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले योद्धा अपने शरीर को सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचाई तक प्रशिक्षित कर सकते हैं। लियो ने जानकारी को ध्यानपूर्वक संसाधित किया। इसलिए यही कारण था कि कुछ लोग समान प्रशिक्षण के बावजूद अधिक शक्तिशाली और तेज हो गए। ये सिर्फ प्रयास नहीं था, यह आनुवंशिक श्रेष्ठता थी। सहायक ने गहरी सांस ली और संतुष्ट भाव से थोड़ा पीछे हट गया। और यही, सर लियो, आनुवंशिक क्षमता का वास्तविक अर्थ है। मैंने इसे यथासंभव अच्छे से समझाया है, लेकिन यदि आप पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप इसे हमेशा बेहतर समझ सकते हैं, सहायक ने निष्कर्ष निकाला, जबकि लियो एक क्षण के लिए चुप रहा, सब कुछ पचाते हुए। उसने अभी बहुत कुछ सीखा था, उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक। और फिर भी, जितना अधिक उसने सीखा, उतने ही अधिक प्रश्न उसके पास रह गए। उसका असली वंश क्या था? जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, उसे किस प्रकार की योग्यताएं विरासत में मिलेंगी? भविष्य में वह कितना आगे बढ़ सकेगा? ये प्रश्न उसके मन को कचोट रहे थे, लेकिन फिलहाल वे अनुत्तरित ही रहे। आनुवंशिक क्षमता और कौशल के बारे में अपनी व्याख्या पूरी करने के बाद सहायक ने एक बार फिर अपने डेटा स्लेट पर तेजी से टैप करना शुरू कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी लियो के परीक्षण परिणामों से उत्पन्न उत्साह से भरी हुई थी। ठीक है, अब जब आपके सभी परीक्षण पूरे हो गए हैं, तो मैं आपको आपके आनुवंशिक डेटा के आधार पर एक उचित ध्यान मैनुअल प्रदान करता हूं, उन्होंने अपने इंटरफेस पर स्क्रॉल करते हुए कहा। आपकी आनुवंशिक क्षमता के आधार पर यह एक ऐसी तकनीक होगी जो आपको योद्धा के रूप में अगले चरण तक बहुत जल्दी पहुंचने में मदद करेगी। लियो ने स्वीकृति में सिर हिलाया तथा अपने मन में चल रहे अनेक विचारों के बावजूद तटस्थ भाव बनाए रखा। इस ब्रह्मांड में नियमित ध्यान और मन परिसंचरण मजबूत बनने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, और किसी की अंतर्निहित विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के ध्यान मैनुअल का अभ्यास करने से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते थे। आमतौर पर अधिकांश व्यक्तियों को रोडोवा के छात्रों की तरह गहन परीक्षण का अवसर नहीं मिलता था, जिसके कारण उन्हें कभी पता नहीं चलता था कि कौन सी ध्यान तकनीक उनके लिए सबसे उपयुक्त है, और उन्हें अंतर्ज्ञान के आधार पर चयन करना पड़ता था। हालांकि लियो को आज व्यापक परीक्षण से गुजरना पड़ा, और एक सम्राट स्तर की प्रतिभा के रूप में उसकी क्षमता ने सुनिश्चित किया कि उसे केवल उसके लिए सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त तकनीक प्राप्त हुई। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच रोडोवा मिलिट्री अकादमी शैक्षणिक विंग प्रिंसिपल कार्यालय। प्रिंसिपल अल्रिक डेनहॉट के सामने होलोग्राफिक डिस्प्ले पर एक अधिसूचना चमक उठी, जिससे उनका शैंपेन का गिलास हवा में ही रुक गया। जैसे ही उसने अलर्ट की सामग्री पढ़ी, उसकी पहले से शिथिल मुद्रा सीधी हो गई, उसकी आंखें तेज हो गईं। आनुवंशिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राथमिकता उम्मीदवार स्काई शॉट लियो सम्राट स्तर की जागृति की पुष्टि। कुछ क्षण के लिए कार्यालय में सन्नाटा छा गया। तब उसके गले से एक धीमी प्रसन्न हंसी निकली। अच्छा। अल्रिक ने अपना शैंपेन का गिलास सावधानी से नीचे रखा और आगे झुककर रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ने लगा। आंकड़ों ने इसकी पुष्टि की। रोडोवा मिलिट्री अकादमी को इस वर्ष सिर्फ एक पीढ़ी का प्रतिभाशाली खिलाड़ी ही नहीं मिला, इसे दो प्राप्त हुए थे। सू कबीले के गौरव सू यांग के बारे में पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि वह अपनी सम्राट स्तरीय क्षमता के साथ इस साल के रंगरूटों पर हावी रहेंगे। लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से लियो स्काईशिड, एक ऐसा नाम जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, उसकी बराबरी करने के लिए आगे आया है।
अकादमी एक चमत्कार का जश्न मनाने से लेकर दूसरे चमत्कार के उदय का गवाह बनने तक पहुंच गई थी। काफी देर तक अल्रिक चमकते हुए डेटा को देखता रहा, उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट तैर गई। यह एकदम सही है, वह धीरे से बोला। सु यांग और लियो दोनों के एक ही बैच में होने से रोडोवा का विश्व की शीर्ष सैन्य अकादमियों में स्थान बहुत बढ़ जाएगा। ये वर्ष महान होने वाला था। तथापि जैसे ही उसकी नजर रिपोर्ट के पृष्ठभूमि नोट्स नामक भाग पर पड़ी, उसकी मुस्कुराहट थोड़ी कम हो गई। पृष्ठभूमि नोट्स, आनुवंशिक विसंगति का पता चला, प्राकृतिक जागृति को बलपूर्वक दबाया गया। रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए अल्रिक की भौहें तन गईं, उसकी उंगलियां मेज पर थपथपाने लगी। सिस्टम के विश्लेषण में एक असामान्य घटना का विवरण था जिसने उसके शुरुआती उत्साह पर संदेह की एक झलक छोड़ दी। आंकड़ों के अनुसार अतीत में किसी समय लियो प्राकृतिक आनुवंशिक जागृति का अनुभव करने के कगार पर था। हालांकि इस प्रक्रिया को बलपूर्वक रोक दिया गया था, और इससे भी बदतर बात यह थी कि एक योद्धा के रूप में उनकी प्रगति को उलट दिया गया था। कुछ सेकंड के लिए अल्रिक चुप रहा और निहितार्थ को समझता रहा। इस ब्रह्मांड में यह एक ज्ञात तथ्य था कि प्राकृतिक आनुवंशिक जागृति एक योद्धा की भविष्य की क्षमता के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं थी, क्योंकि 9/10 मामलों में वे अपूर्ण जागृति की ओर ले जाते हैं। एक विकल्प के रूप में सीरम सहायता प्राप्त जागृति, जिसमें व्यक्ति पर लगातार निगरानी रखी जाती थी और उसे सही प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित किया जाता था, हमेशा बेहतर होती थी, क्योंकि इससे अधिकतम जागृति क्षमता प्राप्त करने का अधिक अवसर मिलता था। हालांकि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही प्राकृतिक जागृति का अनुभव करने के कगार पर था, तो उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करना बहुत क्रूर था। सबसे अच्छी स्थिति में यह एक वर्ष की प्रगति थी, और सबसे बुरी स्थिति में यह एक योद्धा के रूप में प्रगति करने और ध्यान पद्धति में निपुणता प्राप्त करने के 5 वर्षों के प्रयास व्यर्थ चले गए। यह एक बहुत ही क्रूर तरीका था, जो व्यक्ति को वर्षों तक मजबूत बनने से रोकता था, ताकि बाद में उसे भविष्य के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया जा सके। ये लड़का, अल्रिक ने अपनी उंगलियां आपस में मिलाते हुए कहा। इसमें म्यू कबीले की संलिप्तता स्पष्ट थी, क्योंकि केवल पागलों का एक कबीला ही अपने सबसे प्रतिभाशाली बच्चों में से एक के साथ ऐसा करेगा। उन्होंने उसकी यादें मिटा दी थीं। उन्होंने उससे उसका अतीत छीन लिया था, और अब इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उसके प्राकृतिक विकास को भी दबा दिया था। ये सब उसे एक नया आधार देने के लिए किया गया था। अल्रिक की उंगलियां थोड़ी सख्त हो गईं। ये बात समझ में आ गई कि लियो को जिनेवा के बजाय रोडोवा क्यों भेजा गया था। अपनी क्षमता के कारण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड की नंबर 1 सैन्य अकादमी में सच्चे अभिजात वर्ग के साथ रखा जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह यहाँ था। क्यों? क्योंकि म्यू कबीले ने संभवतः कुछ ऐसा समझा था जो शेष ब्रह्मांड ने नहीं समझा था। लियो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, अभी तक नहीं, तब तक नहीं जब तक कि वह अपनी खोई हुई ताकत को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता। और इसलिए उसे जिनेवा में फेंकने के बजाय, जहां उसे प्रतिस्पर्धा के महासागर से होकर अपना रास्ता निकालना पड़ता, उन्होंने उसे यहां रोडोवा में रखा, जहां का वातावरण अभी भी गलाकार था, लेकिन प्रबंधनीय था। एक ऐसा स्थान जहां वह जीवित रहने के लिए संघर्ष करने के बजाय फल फूल सके। एक चतुर चाल, लेकिन मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, अल्रिक ने बुदबुदाया। उसकी मुस्कुराहट थोड़ी लौट आई, क्योंकि उसे लगा कि उसने सब कुछ समझ लिया है। उनके विचार में, उन्होंने आज लियो के संपूर्ण दबे हुए इतिहास को उजागर कर दिया था। हालांकि दुर्भाग्यवश लियो के बारे में उनकी सभी परिकल्पनाएं गलत थीं। उनकी नजर में लियो थोड़ा दुर्भाग्यशाली था कि वह उसी वर्ष रोडोवा आया जिस वर्ष सु यांग आया था। जैसा कि उन्होंने सोचा था, लियो के पीछे के संचालक उसे एक ऐसे वातावरण में रखना चाहते थे जिसमें कोई भी उसकी बराबरी न कर सके, ताकि वह यहाँ फल फूल सके। सु यांग के यहाँ आने का मतलब था कि वे सपने चकनाचूर हो गए। क्योंकि लियो तैयार था या नहीं, उसे एक सच्चे राक्षस के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में रखा गया था, क्योंकि एक बार उनकी प्रतिभा प्रकट हो जाने पर दोनों के बीच तुलना होना तय था, जिससे लियो पर भारी दबाव पड़ता, जो स्पष्ट रूप से संघर्ष करता। अल्रिक अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और सांस छोड़ते हुए अपने शैंपेन के गिलास को एक बार फिर घुमाया। ये दिलचस्प होगा, उन्होंने अपने डेस्क पर एक आदेश दबाने से पहले सोचा। एक आदेश जिसने विश्वविद्यालय डेटाबेस से लियो की पृष्ठभूमि की जांच के बारे में किसी भी रिकॉर्ड को पूरी तरह से हटा दिया। तारांकन 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 तारांकन। रोडोवा मिलिट्री अकादमी शिक्षक स्टाफ कक्ष, प्रोफेसर डेविड का कार्यालय। अकादमी के पार प्रोफेसर डेविड का टर्मिनल लेवल 1 अलर्ट से जगमगा उठा, जिससे उनका ध्यान उनके कागजी काम से हट गया। अधिसूचना पढ़ते समय उसने अपनी मुद्रा ठीक की, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आनुवंशिक मूल्यांकन रिपोर्ट, प्राथमिकता उम्मीदवार स्काई शॉट लियो, सम्राट स्तर की जागृति की पुष्टि। एक तीखी अस्वीकृति भरी भौहें तुरंत उसके चेहरे पर छा गईं। आगे पढ़ते हुए उसकी उंगलियां थोड़ी सी भींच गईं और वह चिड़चिड़ाहट में मेज पर थपथपाने लगा। उद्धरण चिन्ह ... दूसरा, प्रथम सु यांग, अब लियो स्काई शॉट। एक ही वर्ष में 2 सम्राट स्तर की प्रतिभाएं। अधिकांश लोगों के लिए यह उत्सव का अवसर होगा। डेविड के लिए
यह उसी बात की पुष्टि थी जिससे वह घृणा करता था। एक और भर्ती जो सब कुछ लेकर पैदा हुई। एक और तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति को सर्वोत्तम प्रतिभा, सर्वोत्तम शुरुआत, सर्वोत्तम भविष्य दिया गया, और यह सब तब हुआ जब उन्होंने अपनी उंगली भी नहीं उठाई थी। उसकी लेखनी पर पकड़ मजबूत हो गई। ये हमेशा एक जैसा ही था। महान कुलों, ब्रह्मांड के शक्ति ग्रह, उन्होंने प्रतिभा पर एकाधिकार कर लिया। उन्होंने संसाधनों का संचय किया, और उनके वंशज जो विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में जन्मे थे हमेशा शीर्ष पर रहे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। घृणित, डेविड ने धीरे से कहा। इससे भी बदतर बात यह है कि लियो स्काइशर की रिपोर्ट में पृष्ठभूमि संबंधी विसंगतियां थीं। एक मिटाया हुआ अतीत जिस तक उसकी पहुंच नहीं थी क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे हटा दिया था। तुम और क्या छिपा रहे हो? उसने सोचा, क्योंकि इस क्षण से लियो के प्रति उसकी नफरत सु यांग के प्रति नफरत से भी अधिक हो गई थी। म्यू फैन अपने क्वार्टर में अकेली बैठी थी। प्रकाश का एकमात्र स्रोत उसके डेटा स्लेट से आने वाली हल्की चमक थी। जब वह उस एन्क्रिप्टेड फीड को स्क्रॉल कर रही थी जिसे उसने हैक कर लिया था, तो उसकी तेज आंखें चमक उठी, जो बिल्कुल उसी मूल्यांकन रिपोर्ट की तरह थी जो प्रिंसिपल अल्रिक को अभी अभी मिली थी। तकनीकी रूप से उसे इस स्तर के वर्गीकृत डेटा तक पहुंच नहीं मिलनी चाहिए थी। आनुवंशिक मूल्यांकन, खासकर उच्च प्राथमिकता वाले उम्मीदवारों के लिए, बहुत सीमित थे। लेकिन म्यू फैन के लिए ये बाधाएं केवल असुविधाएं थीं। जिस क्षण लियो स्काईशॉट ने रोडोवा में कदम रखा था, उसी क्षण से उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि वह उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेंगी। और अब उसकी उंगलियां स्लेट पर थोड़ी सी जम गईं। आनुवंशिक मूल्यांकन रिपोर्ट, प्राथमिकता उम्मीदवार स्काईशॉट, लियो सम्राट स्तर की जागृति की पुष्टि। उसके होठों से एक हल्की सी सांस निकली। राहत और तनाव का मिश्रण एक साथ उसके ऊपर छा गया। राजा स्तर। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और चमकते शब्दों को घूरने लगी, जबकि उसके सीने में परस्पर विरोधी भावनाएं उमड़ रही थीं। ये था वह आश्वासन जिसकी उसे जरूरत थी। ये परिणाम इस बात का प्रमाण था कि लियो सचमुच अगला ड्रैगन उम्मीदवार बन सकता है। यदि उसे सही ढंग से तैयार किया जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो वह अंततः वह बन सकता है, वह जो ऊपर उठ सकता है, वह जो उस बोझ को उठा सकता है जिसे उसके पहले बहुत से लोग उठाने में असफल रहे थे। तथापि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही पुरानी यादें सतह पर वापस आने लगी, उसके हाथ सहज रूप से डेटा स्लेट के किनारों पर कस गए। पिछले ड्रैगन उम्मीदवार, उनमें से हर एक को कभी आशा की किरण माना जाता था। उनमें से हर एक में वही प्रतिभा थी जो अब लियो में है। और अभी तक एक एक करके उन सभी का शिकार किया गया, क्रूरतापूर्वक, अथक रूप से। इससे पहले कि वे अपने पंख फैला पाते, इससे पहले कि वे अपनी असली क्षमता के शिखर की झलक भी पा पाते, उनका वध कर दिया गया। कुछ लोग खुले युद्ध में मारे गए, उनके नाम इतिहास की किताबों में दुष्ट पंथ के भयानक योद्धाओं के रूप में अंकित हो गए। कुछ लोगों की हत्या आधी रात को कर दी गई, उन्हें ये भी पता नहीं चला कि उनके पीछे कौन आया था। और सबसे बुरा, जिन्हें अपने ही सहयोगियों ने धोखा दिया था। इस विचार से म्यू फैन के पेट में असहजता से मरोड़ उठने लगी। उसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को स्थिर किया। लियो की क्षमता निर्विवाद थी। ये बात अब एक तथ्य बन चुकी थी। लेकिन क्या ये जीवित रहने के लिए पर्याप्त था? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या उसे भी उठने का मौका मिलने से पहले ही आग में झोंक दिया जाएगा? क्या वे उसके पंख बनते ही उसके पास आ जाएंगे? ये चक्र कई बार दोहराया जा चुका था। इसका भार उस पर एक अटूट अभिशाप की तरह पड़ रहा था। और अभी तक, जैसे ही म्यू फैन ने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहों में एक ठंडा दृढ़ संकल्प बस गया। इस बार नहीं, उसने धीरे से कहा, क्योंकि अगर लियो सचमुच अगला ड्रैगन उम्मीदवार बनने वाला है, तो वह ये सुनिश्चित करेगी कि उसके पास पर्याप्त समय हो। विकसित होने के लिए, अपने पंजों को तेज करने के लिए, ऐसा बनने के लिए पर्याप्त समय जिससे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक शिकारी भी डरे। इस बार धर्मी गठबंधन ड्रैगन को उड़ने से पहले नहीं काटेगा। इस बार वे ड्रैगन को पोषित करने और उसे तब तक मजबूत बनाने के लिए धर्मी गठबंधन के संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग करेंगे, जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार न हो जाए। इस बार वे उसे दुश्मनों और सहयोगियों दोनों से बचाएंगे, भले ही इसका मतलब ये हो कि ड्रैगन को आने वाले कई महीनों तक अपनी यादों के बिना रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस बार नहीं। इतिहास में हमने इतने अच्छे पौधे खो दिए हैं कि अब एक और खोना संभव नहीं है। म्यू फैन ने सोचा, जब वह संचार क्रिस्टल को वापस लाने के लिए अपने कमरे में छिपे हुए डिब्बे की ओर चली गई। म्यू फैन ने खुद को स्थिर किया, ओब्सीडियन संचार क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया और कनेक्शन स्थापित करने के लिए उसमें अपना मन प्रवाहित किया। जैसे ही कनेक्शन स्थापित हुआ, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना दौड़ गया, क्योंकि लंबे समय तक क्रिस्टल सुप्त रहा। मौन। तब एक गहरी और अलौकिक आवाज कनेक्शन के माध्यम से कंपनित हुई। बोलना। म्यू फैन ने सांस छोड़ते हुए अपनी पकड़ मजबूत की। परीक्षण पूरा हो गया है, उसने अपनी आवाज को संतुलित रखते हुए बताया। लियो स्काईशर्ट सम्राट स्तर की क्षमता की पुष्टि हो गई है। एक विराम। तब एक धीमी, मनोरंजक हंसी इस संबंध में गूंज रही थी, जो अपने साथ कुछ प्राचीन, कुछ अथाह का एहसास लेकर आ रही थी।
राजा स्तर, हाँ, कितना तुच्छ। म्यू फैन अकड़ गया। तुच्छ, उसे संतुष्टि की उम्मीद थी, शायद राहत की भी, लेकिन तिरस्कार। आवाज फिर से गड़गड़ाई, इस बार अधिक नपी तुली, मानो क्रिस्टल के माध्यम से उसके क्रोध को महसूस कर रही हो। ये केवल सही बात है। सम्राट स्तर ही वह सीमा है जिसे वे माप सकते हैं, न कि वह क्या है इसकी सीमा। म्यू फैन के होंठ थोड़े से खुले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला, क्योंकि वह गहराई से जानती थी कि वह सही था। यदि ये आंकड़े सही हैं तो लियो का वंशक्रम सम्राट स्तर से कहीं अधिक था। रोडोवा या यहाँ तक कि जिनेवा भी इसकी मात्रा निर्धारित करने की उम्मीद नहीं कर सकते। आवाज गहरे मनोरंजन में गुनगुना रही थी। और फिर भी आप हिचकिचा रहे हैं। क्या आप उसे ड्रैगन का ताज पहनाए जाने में देरी करना चाहते हैं? म्यू फान ने तेजी से सांस छोड़ी। मैं बस सावधानी बरत रही हूं, उसने अपनी आवाज में संयम लाते हुए कहा। हमने बहुत से लोगों को उठते देखा है, लेकिन अपना मकसद पूरा करने से पहले ही उन्हें काट दिया गया। तुम्हें किसी से भी बेहतर समझना चाहिए, अगर वह जिंदा नहीं बचता तो क्षमता का कोई मतलब नहीं है। आवाज शांत हो गई। फिर एक क्षण के बाद, जीवन यापन अर्जित किया जाता है, दिया नहीं जाता। म्यू फैन के नाखून उसकी हथेली में धंस गए। और अगर वह तैयार न हुआ तो क्या होगा? उसने खुद को रोक न पाते हुए पूछा। कमरे में हवा भारी होती जा रही थी। तो वह मर जाएगा। ठंडा, पूर्ण, बिना किसी हिचकिचाहट के म्यू फैन ने निगल लिया। आवाज अविचल रूप से जारी रही। यदि वह शिखर तक नहीं पहुंच सकता तो उसका अस्तित्व निरर्थक है। वह अपने से पहले आए लाशों से अलग नहीं होगा। म्यू फैन की सांस उसके गले में अटक गई। उसने वो लाशें देखी थी, कब्रों की वो कतारें जो पिछले ड्रैगन के पतन का प्रतीक थी। ऐसे व्यक्ति जिनमें अगला टाइमलेस एसेसिन बनने की क्षमता थी, लेकिन वे ऐसा करने से बहुत पहले ही मर गए। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। तो फिर तुम क्या चाहते हो? कि हम उसे तैयार होने से पहले ही आग में फेंक दें? आवाज एक क्षण के लिए शांत रही। तब नहीं, म्यू फैन ने पलकें झपकाई। ये वह उत्तर नहीं था जिसकी वह अपेक्षा कर रही थी। पहले आप ब्लेड को तेज करेंगे। उन शब्दों के पीछे छिपे वजन ने उसकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। उसकी परीक्षा होगी। बार बार वह कष्ट सहेगा, वह संघर्ष करेगा, उसे बार बार तोड़ा और फिर से गढ़ा जाएगा, जब तक कि वह अडिग न हो जाए। एक विराम या मरम्मत से परे टूट गया। म्यू फैन ने तेजी से सांस ली। आप इस पर सब कुछ दांव पर लगा देंगे? यह कोई जुआ नहीं है। यह एकमात्र रास्ता है। क्रिस्टल के माध्यम से एक हल्की सी मन की लहर दौड़ गई, मानो आवाज स्वयं ही उसके माध्यम से पहुंच रही हो। उसे इतिहास के बोझ तले दबने के लिए नहीं बनाया गया है। उसे अपनी एड़ी के नीचे कुचलने के लिए बनाया गया है। म्यू फैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह इस बात पर विश्वास करना चाहती थी। उसे इस बात पर विश्वास करना था। लेकिन इससे पहले उसने कितनी बार ऐसा सोचा था, और कितनी बार उसने उन लोगों को टूटते देखा था जिन पर उसने अपना विश्वास रखा था। उसकी खामोशी जरूर कुछ कह रही होगी, क्योंकि आवाज फिर से बोली। उत्तर के लिए अतीत की ओर मत देखो। केवल आगे ही है। केवल वही है जो किया जाना चाहिए। आपके पास उसे तैयार करने के लिए 2 साल हैं। 2 साल में यदि वह जीवित रहता है तो हम उसे ड्रैगन का ताज पहना देंगे। म्यू फैन ने धीरे से सांस छोड़ी। बहस करने का कोई मतलब नहीं था। वे दोनों जानते थे कि क्या आवश्यक है। लियो को कुछ और महान बनना था, और भी ताकतवर। उसे अपने से पहले आए लोगों से आगे निकलना था, वरना उसका भी यही हश्र होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। समझ गई, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज पहले से भी अधिक धीमी थी। एक विराम। फिर आवाज ने एक अंतिम आदेश दिया। उसे ध्यान से देखो म्यू फैन। अगर वह वैसा ही है जैसा हम मानते हैं, तो उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। और इसके साथ ही कनेक्शन टूट गया। क्रिस्टल चुप हो गया। म्यू फैन काफी देर तक स्थिर खड़ी रही, अपने हाथ में काले पत्थर को घूरती रही। फिर अंततः उसने अपनी आंखें बंद करते हुए उसे नीचे कर लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, वह बुदबुदाई। मैं उसे ड्रैगन की उपाधि के लायक बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। लियो मोटे शीशे वाले सहायक के पीछे पीछे घुमावदार गलियारे में चला गया। उसके पैरों के नीचे ऊर्जा पैनलों की धीमी ध्वनि उस शांत गलियारे में गूंज रही थी। जेनेटिक परीक्षण कक्ष के विपरीत, जो कि जीवाणुरहित और नैदानिक था, ध्यान मैनुअल भंडारण कक्ष में एक पूरी तरह से अलग वातावरण था। विशाल कक्ष में होलोग्राफिक अलमारियों की पंक्तियां लगी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक में चमकते हुए डेटा स्क्रॉल हवा में लटके हुए थे, जिन्हें सावधानीपूर्वक स्तर और विशेषज्ञता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। सहायक ने अपना चश्मा ठीक किया। उसकी उंगलियां तेजी से डेटा स्लेट पर टैप कर रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद 3 मैनुअल आगे की ओर तैरने लगे। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, उनकी चमक बढ़ती गई। परंपरागत रूप से ध्यान संबंधी नियमावलियां भौतिक पुस्तकों के रूप में लिखी जाती हैं, जिनका उपयोग एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। हालांकि चूंकि हम एक विश्वविद्यालय हैं जहां एक ही नियमावली का उपयोग एक साथ कई छात्रों द्वारा किया जा सकता है, इसलिए हमने ब्रह्मांड की कुछ सर्वोत्तम तकनीकों का एक डिजिटल पुस्तकालय बनाया है।
ये पुस्तकालय संभवतः इस विश्वविद्यालय में डाली गई समस्त भौतिक संपदा का 70% है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक मैनुअल की कीमत एक जेनेटिक टेस्टिंग मशीन के बराबर है, सहायक ने विस्मय में समझाया, क्योंकि उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद लियो का उस स्थान के प्रति पूरा दृष्टिकोण बदल गया। इस कमरे में हजारों होलोग्राफिक ध्यान पुस्तिकाएं थीं, और यदि वे सभी उतनी ही महंगी थीं जितना सहायक ने दावा किया था, तो ये कमरा सचमुच खजाने से अलग नहीं था। ठीक है, स्काई शॉट, सहायक ने कहा, पिछली बातचीत से अभी भी थोड़ा चक्कर खा रहा था। तुम्हारी आनुवंशिक क्षमता और परीक्षण के परिणामों के आधार पर अकादमी की मैन्युअल चयन प्रणाली ने तुम्हारे शरीर विज्ञान के लिए अधिकतम अनुकूलता वाली 3 ध्यान तकनीकों को चुना है। लियो ने अपनी दोनों बाहें पार करके तीनों तैरते हुए पाठों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। ये सभी उच्च स्तरीय ध्यान विधियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शक्तियां हैं, सहायक ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। आप जो भी चुनेंगे वही आगे चलकर आपकी नींव को आकार देगा, इसलिए सोच समझकर चुने। लियो ने सिर हिलाया। जैसे ही पहला मैनुअल खुला, उसकी नजरें सिकुड़ गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपूर्ण मज्जा ध्यान मैनुअल, एक तकनीक जो धीरे धीरे शरीर की अस्थि मज्जा संरचना को बदल देती है ताकि यह ऑक्सीजन और मैना दोनों को ले जाने में सक्षम संशोधित लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करे। ताकत, बेहतर मन नियंत्रण और सहन शक्ति। मन से प्रभावित लाल रक्त कोशिकाएं बेहतर सहन शक्ति और निरंतर मुकाबला करने की क्षमता प्रदान करती हैं। हड्डियों और मांसपेशियों के घनत्व में सुधार, कंकाल और मांसपेशी प्रणाली को मजबूत करता है, चोटों और थकान को कम करता है। बढ़ी हुई विस्फोटक गति और रिकवरी गति में तीव्र वृद्धि, शीघ्र उपचार और विस्तारित सहन शक्ति की अनुमति देता है। सहायक मुस्कुराया। यह एक उच्च स्तरीय नींव निर्माण तकनीक है, कुछ भी दिखावटी नहीं, पर बेहद संतुलित। यह न केवल आपके मन पर नियंत्रण और क्षमता में सुधार करेगी, बल्कि सहन शक्ति और शरीर क्रिया विज्ञान में भी सुधार करेगी। लियो ने थोड़ा सिर हिलाया। यह निस्संदेह एक ठोस तकनीक थी, लेकिन वह सभी विकल्पों पर विचार किए बिना अभी निर्णय नहीं लेने वाले थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एबिसल वेन सर्कुलेशन मैनुअल, यह विधि मन सर्किट को परिष्कृत करने पर केंद्रित है, जिससे गहन मन अवशोषण और शुद्धिकरण संभव होता है। ताकत, अत्यधिक मन क्षमता वृद्धि समान स्तर पर एक औसत योद्धा के मन रिजर्व का 3 गुना प्रदान करता है। अति कुशल मन परिसंचरण, मानक तकनीकों की तुलना में 40% अधिक दक्षता पर बाहरी मन को आंतरिक भंडार में परिवर्तित करता है। निष्क्रिय मन अवशोषण, शरीर स्वाभाविक रूप से समय के साथ परिवेशी मन को अवशोषित कर लेगा, यहां तक कि सक्रिय ध्यान के बिना भी। लियो ने भौहें चढ़ाईं। ऊर्जा संवर्धन के लिहाज से यह कहीं ज्यादा आक्रामक था। यदि वह इसे चुनता, तो उसका मन नियंत्रण और मंत्र उच्चारण बहुत बढ़ जाता, लेकिन उसके भौतिक शरीर को उतना सुदृढ़ीकरण नहीं मिलता। इससे तो तुम चलती फिरती मैना बैटरी बन जाओगे, सहायक ने कहा। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो विशुद्ध शारीरिक टकराव के बजाय ऊर्जा आधारित युद्ध पर भरोसा करते हैं। लियो ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर तीसरा मैनुअल सामने आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टाइटन काया शोधन मैनुअल, एक तकनीक जो उपयोगकर्ता की मांसपेशी फाइबर और कंकाल फ्रेम को धीरे धीरे बदल देती है ताकि एक ऐसा शरीर विकसित हो सके जो शारीरिक शक्ति और लचीलेपन की प्राकृतिक सीमाओं को पार कर जाए। बढ़ी हुई कच्ची ताकत और स्थायित्व, मांसपेशियों को कोशिकीय स्तर पर मजबूत किया जाता है, जिससे शारीरिक शक्ति में भारी वृद्धि होती है। आघात अवशोषण और सहनशीलता, शरीर आंतरिक क्षति के बिना अत्यधिक आघात सहन कर सकता है। निष्क्रिय पुनर्योजी कारक, छोटे घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं और लंबे समय तक लड़ाई के दौरान सहनशक्ति की हानि धीमी हो जाती है। लियो ने आंखें सिकोड़ ली। यह विकल्प पूरी तरह से शारीरिक आधारित था, पहले विकल्प के विपरीत जो सहनशक्ति और मन के तालमेल पर केंद्रित था। हालांकि इसने रक्षा और कच्ची ताकत जैसे विभागों में बेहतर सुधार की पेशकश की। इस तकनीक से आप एक विशालकाय शरीर विकसित कर पाएंगे, बाहरी क्षति से बच पाएंगे और जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे, सहायक ने समझाया। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो नजदीकी मुकाबले और क्रूर बल का इस्तेमाल पसंद करते हैं। और आपकी अनोखी मांसपेशी संरचना के साथ, यह एक ऐसी युद्ध शैली है जो आपके लिए उपयुक्त है। लियो ने गहरी सांस ली और अपने विकल्पों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। 1. संपूर्ण मैरो मेडिटेशन मैनुअल, सहन शक्ति, मन नियंत्रण और विस्फोटक गति को बढ़ाता है। 2. एबिसल वेन सर्कुलेशन विधि, मन भंडार और अवशोषण दक्षता को बहुत बढ़ा देती है। 3. टाइटन फिजिक रिफाइनमेंट तकनीक, कच्ची ताकत, स्थायित्व और शारीरिक रिकवरी को बढ़ाती है। प्रत्येक तकनीक का अपना आकर्षण था, अपनी अपील थी। हालांकि सामान्य तौर पर एबिसल वेन तकनीक मोटे तौर पर केवल मन विभाग में सुधार पर केंद्रित थी, जबकि टाइटन फिजिक केवल शारीरिक विभाग पर केंद्रित थी। यदि वह जानता कि वह किस प्रकार का योद्धा है और उसकी युद्ध शैली के लिए क्या सबसे उपयुक्त होगा, तो उसके लिए दोनों में से कोई भी विकल्प सर्वोत्तम हो सकता था। तथापि उस ज्ञान के बिना लियो एक ही समय में दोनों विभागों पर काम न करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था।
इसलिए चुन की संपूर्ण मज्जा ध्यान मैनुअल ने मन परिसंचरण और शारीरिक विशेषताओं दोनों में सुधार किया, जिससे उपयोगकर्ता को एक ठोस आधार मिला। लियो ने अंततः इसे चुनने का निर्णय लिया। मैं संपूर्ण मज्जा ध्यान पुस्तिका ले लूंगा, अंततः उन्होंने कहा, तो सहायक ने जानबूझकर मुस्कुरा दिया। स्मार्ट विकल्प। यह म्यू कबीले के सर्वश्रेष्ठ ध्यान मैनुअल में से एक है, निश्चित रूप से यह आपके लिए सबसे उपयुक्त है, सहायक ने कहा, जैसे ही लियो ने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाईं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जो तकनीक चुनी है उसकी उत्पत्ति म्यू कबीले से हुई है। हालांकि संयोगवश उन्होंने इसे अपने अंतिम विकल्प के रूप में चुना। तैरता हुआ स्क्रॉल लियो के हाथों में धीरे से उतरने से पहले चमकता हुआ चला। आपको इस पर पछतावा नहीं होगा। आमतौर पर हम कम प्रतिभा वाले व्यक्तियों को इस स्क्रॉल की अनुशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें महारत हासिल करना बेहद कठिन है। हालांकि आपकी प्रतिभा और गति को देखते हुए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सहायक ने कहा, और उसने लियो को एक ईमानदार मुस्कान दी। यह ज्यादा आकर्षक तो नहीं है, लेकिन यह आपके शरीर को अडिग बना देगा। एक मजबूत शरीर ही बाकी सब चीजों की नींव है, उसने आगे कहा। तो लियो ने सिर हिलाया और इधर उधर देखने लगा, मानो जाने की इजाजत मांग रहा हो। ओह, ठीक है, इसके साथ ही आपका प्रारंभिक मूल्यांकन समाप्त हो गया। आज के लिए आपके पास और कुछ निर्धारित नहीं है। जब अन्य सभी का भी मूल्यांकन हो जाएगा, तो कक्षा सूची और कक्षा कार्यक्रम शाम को अकादमी के नोटिस बोर्ड पर लगा दिए जाएंगे। आपको एलीट क्लास में आने की लगभग गारंटी है, इसलिए कक्षा का शेड्यूल अवश्य देख लें, क्योंकि कक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं, सहायक ने कहा, और उसने प्रोटोकॉल के अनुसार कमरे को अपने पीछे बंद करते हुए लियो को इमारत से बाहर जाने का इशारा किया। तुरंत ही लियो अपने छात्रावास की ओर वापस जाने लगा। वह किसी और से नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि वह आज की घटनाओं के बाद अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय लेना चाहता था। आज उनके मूल्यांकन से कई चौंकाने वाली खोजें सामने आईं, और उन खोजों के परिणामस्वरूप लियो ने स्वयं को आगे आने वाली चीजों के लिए संगठित होने और योजना बनाने के लिए बाध्य पाया। जब विद्यार्थी नई रैंकिंग प्रदर्शित करने वाले बड़े होलोग्राफिक डिस्प्ले के चारों ओर धक्का मुक्की कर रहे थे, तो वातावरण में तेज फुसफुसाहट गूंज रही थी। हर जगह मिश्रित प्रतिक्रियाएं थीं, कुछ लोग उत्साह से भरे थे, तो कुछ लोग हताशा या निराशा से। मैं एलीट क्लास में आ गया, एक छात्र ने मुट्ठी बांधते हुए खुशी से कहा। यार, मुझे पूरा यकीन था कि मैं रेगुलर क्लास में आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आया। हाँ, लगता है मैं एलीट क्लास में आ गया हूँ। उफ, मैं तो बाल बच गया, एक और ने सिर हिलाते हुए कराहते हुए कहा। मेरा युद्ध मूल्यांकन को पर्याप्त नहीं था। एक ही बैच में 2 मोनाक प्रतिभाएं। ये तो अनसुना है। भीड़ में एक धीमी आवाज गूंजी, जिसने सबसे ऊपर की रैंकिंग की ओर ध्यान आकर्षित किया। लियो स्काइशेड, कौन है ये? एक छात्र ने उलझन में बुदबुदाया जब उसने पहला स्थान पाने वाले का नाम पढ़ा। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह बिग 6 स्कूलों में से किसी एक से न हो, एक और ने कहा। मतलब, उसकी आनुवंशिक क्षमता सम्राट स्तर की है, और उसने सु यांग के स्को को भी मात दे दी है। ये तो पागलपन है। लेकिन स्काइशेड नाम किसी भी बड़े कबीले से जुड़ा नहीं है। किसी ने इशारा किया। क्या वह कोई उपनाम इस्तेमाल कर रहा होगा? जैसे जैसे छात्र नोट्स बना रहे थे, संभावित प्रतिद्वंद्विता, गठबंधनों और उनके भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है, इस पर चर्चा होने लगी। लेकिन सारी बातचीत अचानक रुक गई जब वह आया। जैसे ही सु यांग नोटिस बोर्ड की ओर बढ़ा, भीड़ सहज रूप से अलग हो गई। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। अपनी प्राचीन अकादमी की वर्दी पहने, अपने लंबे काले बालों को करीने से पीछे बांधे, अपनी तीक्ष्ण सुनहरी आंखों से एकत्रित छात्रों को इतनी शांति से घूर रहे थे कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उनकी उपस्थिति ही सम्मान और भय का कारण थी। सु वंश का पुत्र, वह विलक्षण प्रतिभा जिसे इस समूह पर प्रभुत्व स्थापित करना था। और अब हर कोई देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि वह इस खबर पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। सु यांग बोर्ड से कुछ कदम दूर रुक गए, उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उनकी नजर शांतिपूर्वक रैंकिंग पर घूम रही थी। उसका नाम वहां था। दूसरा स्थान सु यांग मोनाक लेवल टैलेंट 94.5 अंक। लेकिन उसके ऊपर प्रथम स्थान लियो स्काइशेड मोनाक स्तर की प्रतिभा 95 अंक। एकमात्र आधे अंक का अंतर। सु यांग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी, इससे पहले कि वह अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते, सूची के शीर्ष पर नजर डालते, जहां उन्होंने एक और मोनाक स्तर की प्रतिभा को शीर्ष पर देखा। यह अप्रत्याशित था, क्योंकि मोनाक स्तर की प्रतिभाएं आमतौर पर रोडोवा में शामिल होने का विकल्प नहीं चुनती थीं, बल्कि इसके बजाय जिनेवा में शामिल होना पसंद करती थीं। उन्होंने स्वयं एक विशेष परिस्थिति के कारण ही रोडोवा को चुना था, तथा इस वर्ष के बैच में उन्हें ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को देखने की उम्मीद नहीं थी। बाकी लोगों का क्या? मेरे आसपास और कौन है? उसने सोचा, और जल्दी से अपने नाम के नीचे की सूची को देखते हुए अन्य संभावित प्रतिद्वंद्वियों की तलाश में। तीसरा स्थान म्यूशेन उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभा 87 अंक। चौथा स्थान रूलान उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभा 85 अंक। पांचवा स्थान गुफैंग उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभा 82 अंक। छठा स्थान डू यिरेन ग्रैंड मास्टर स्तर की प्रतिभा 79 अंक।
7वां स्थान टायरान क्रेस्ट ग्रैंडमास्टर स्तर की प्रतिभा 76.5 अंक। सूची देखते समय उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसा कि अपेक्षित था, शीर्ष पर अधिकांश उम्मीदवार बिग सिक्स कुलों से थे। हालांकि उनमें से कोई भी वास्तव में उनका इतना करीबी नहीं था कि उसे प्रतिद्वंद्वी कहा जा सके। इस मामले में केवल लियो स्काइशेड ही उनसे बराबरी पर थे, और केवल लियो स्काइशेड ही उनसे आगे निकल पाए थे। नोटिस बोर्ड के चारों ओर का वातावरण घना हो गया, क्योंकि वहां उपस्थित छात्रों को उस क्षण का भार महसूस हो रहा था। सु यांग न केवल अपने समूह में सबसे शक्तिशाली था, वह सु वंश का उत्तराधिकारी था, एक सम्राट स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसे जन्म से ही शीर्ष पर रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अपने से ऊपर किसी और को देखना जिसे कोई पहचानता भी नहीं, ऐसी बात थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तनाव दमघोंटू था। छात्रों ने खुद को तैयार कर लिया, कुछ तो इस डर से पीछे हट गए कि कहीं सु यांग उन पर अचानक हमला न कर दे। उन्होंने पहले भी देखा था कि मेस हॉल में उस बेचारे लड़के के साथ क्या हुआ था, और वे उसके गुस्से को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। परंतु फिर सु यांग मुस्कुराया। यह एक धीमी, सच्ची मुस्कान थी जिसने सभी को अचंभित कर दिया। तो लगता है इस साल मुझे एक काबिल प्रतिद्वंदी मिल गया है, वह बुदबुदाया, उसकी सुनहरी आंखों में खुशी झलक रही थी। इससे तो चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। उनकी आवाज मौन भीड़ में गूंज रही थी, क्रोध में नहीं, बल्कि जिज्ञासा में। तभी उसकी नजर नामों के पास लिखे छात्रावास के असाइनमेंट पर पड़ी। लियो स्काइशेड, डॉम 22C। उसके होठों पर मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं इस अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपना परिचय कराऊं। और ऐसा कहकर वह अपनी एड़ी घुमाकर शयनगृह की ओर चल पड़ा। एकत्रित हुए छात्र एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर उनके पीछे दौड़ पड़े। इस पीढ़ी के दो दिग्गजों के बीच पहली मुलाकात देखने के लिए उत्सुक थे। तारांकन 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 तारांकन। लियो ने शाम तक, जब भीड़ कम हो गई, नोटिस बोर्ड पर जाने से बचने का निर्णय लिया। यद्यपि उन्हें संदेह था कि कोई उन्हें केवल नाम से पहचान पाएगा, क्योंकि वे अभी तक इतने प्रसिद्ध नहीं थे, फिर भी उन्होंने कोई जोखिम नहीं उठाना चाहा। यथासंभव लंबे समय तक अपनी गुमनामी को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता थी। यही कारण था कि जब उन्होंने अपने दरवाजे पर दस्तक दी तो उनके कमरे के बाहर छात्रों की भीड़ जमा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो वह बस दस्तक सुनकर हैरान रह गया, उसे लगा कि कोई मामूली बात होगी। डिलीवरी गलत जगह पर हुई है, कोई स्टाफ निर्देश दे रहा है। उठकर उसने बिना ज्यादा सोचे समझे दरवाजा खोल दिया, और तुरंत ही उसे अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। लगभग 20 छात्र बाहर खड़े थे। गलियारे में उनकी भीड़ थी, उनके हाव भाव जिज्ञासा से लेकर पूरी तरह से जांच करने की इच्छा तक के थे। दरवाजे के हैंडल पर उसकी पकड़ सहज ही मजबूत हो गई, जैसे उसका शरीर लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो, लेकिन उनमें से कोई भी शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहा था। उनके हाव भाव शांत थे, उनकी आंखों में आक्रामकता की बजाय जिज्ञासा भरी थी। वह लियो स्काइशेड है। वाह, वह तो बहुत दुबला पतला है, मुश्किल से 6 फुट से ज्यादा। वह बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं दिखता। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हत्यारा शाखा से है। हम तलवारबाजी शाखा में इस आदमी को मार डालेंगे। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, उनकी आवाजें इतनी तेज थी कि लियो सुन सके। वह चुपचाप सारी जानकारी ग्रहण कर रहा था, उसकी नजर उनके चेहरों पर थी, और उनकी बातें पहले से ही याद थी। फिर जैसे ही भीड़ छंटने लगी, एक ऐसी उपस्थिति उभरी जिसने तुरंत माहौल बदल दिया। लियो की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसे उसने तुरंत पहचान लिया, व्यक्तिगत बातचीत से नहीं बल्कि केवल प्रतिष्ठा से। तेज सुनहरी आंखों वाला एक युवक, बेदाग अकादमी की वर्दी पहने, सहज आत्मविश्वास की आभा बिखेरता हुआ। वह सु यांग था। धौंसिया। दूसरों की तरह वह न तो घूरता था और न ही फुसफुसाता था। वह बस पास आता था, उसकी हरकतें सटीक होती थीं, लेकिन उसके हाव भाव समझ से परे होते थे। आप लियो स्काइशेड हैं, उन्होंने कहा, और फिर एक साधारण सा हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लियो ने एक क्षण के लिए अपने बढ़े हुए हाथ को देखा, और सोचा कि उसे हाथ मिलाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसका एक हिस्सा वास्तव में हाथ मिलाना स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा इस बात से डर रहा था कि यदि उसने हाथ नहीं मिलाया तो क्या परिणाम होंगे। थोड़ी देर बाद उसने हाथ मिलाना स्वीकार करने का निर्णय लिया, और उसने विनम्रतापूर्वक अपना हाथ सु यांग की ओर बढ़ाया। तारांकन ताली। सु यांग ने उसके हाथ को मजबूती से दबाया, उसके चेहरे पर आए बदलाव को भांपते हुए उसने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया, फिर भी लियो टस से मज नहीं हुआ। आंतरिक रूप से वह बहुत पीड़ा में थे, तथापि बाहरी रूप से वह हमेशा की तरह दृढ़ थे, तथा किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटे। जैसे ही लियो की काली आंखें सु यांग की सुनहरी आंखों से टकराईं, उनके बीच इच्छाशक्ति की एक अघोषित लड़ाई शुरू हो गई। लियो के हाथ पर सु यांग की पकड़ मजबूत और अटूट थी, फिर भी जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए, उसने उसे और मजबूत कर दिया, तथा धीरे धीरे सोच समझकर दबाव डाला। यह सिर्फ हाथ मिलाना नहीं था, यह एक परीक्षा थी। धीरज की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। उनके आसपास के छात्र तनावपूर्ण चुप्पी में देख रहे थे, अधिक अनुभवी छात्र समझ रहे थे कि क्या हो रहा है।
लियो ने अपनी उंगलियों के आसपास एक तेज कसाव महसूस किया, जिस तरह सु यांग ने उसकी त्वचा के नीचे की सबसे छोटी केशिकाओं को कुचलते हुए रक्त प्रवाह को रोकने के लिए दबाव को सूक्ष्मता से बदला। ये बल का एक धीमा लेकिन सोच समझकर किया गया प्रयोग था, हड्डियां तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन एक संदेश भेजने के लिए पर्याप्त। फिर भी लियो की अभिव्यक्ति कभी नहीं डगमगाई। उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत रही जितनी शुरू से थी। वह हिला तक नहीं। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और सु यांग ने ध्यान दिया। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई जब उसने अंततः अपनी पकड़ छोड़ दी और पीछे हट गया। दिलचस्प, उसने सोचा, अपना हाथ हल्के से हिलाते हुए मानो तनाव कम करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज में असली मजाक था। इकट्ठी हुई भीड़ में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। अब जाकर उन्हें उस बातचीत का नतीजा समझ आया। लियो की हथेली हल्की लाल हो गई थी, और जहां सबसे ज्यादा दबाव था वहां काले धब्बे बनने लगे थे। सु यांग ने इतना नुकसान पहुंचाया था कि अंदरूनी चोटें आ गई थी। फिर भी लियो ने कोई असहजता नहीं दिखाई। वह सिहर नहीं उठा। सु यांग की पकड़ छूटने के बाद भी उसने राहत पाने के लिए अपनी उंगलियां नहीं मोड़ी। वह एक इंच भी नहीं हिला, मानो दर्द का उस पर कोई असर ही न हो। और इससे सु यांग सबसे अधिक प्रभावित हुई। मैं सु यांग हूं, उसने आखिरकार अपना परिचय दिया। उसके स्वर में आत्मविश्वास का भाव था। मैं वो छात्र हूं जो इस साल रोडोवा के शिखर पर पहुंचने वाला है। ये शब्द एक निर्विवाद सत्य की तरह हवा में लटके हुए थे। और अभी तक लियो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सु यांग ने जब ये दावा किया तो उनके चेहरे पर किसी प्रकार की चिड़चिड़ाहट नहीं थी, न ही अहंकार की झलक थी। उसकी ठंडी निगाहें हमेशा की तरह भावशून्य बनी रहीं, क्योंकि वह चुपचाप सु यांग से तो क्या का प्रश्न पूछ रहा था, मानो उसे उसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई परवाह ही नहीं थी। सु यांग की मुस्कुराहट थोड़ी धीमी हो गई। एक भी भावना नहीं। छी, अब यह एक दुर्लभ प्रकार का अहंकार है। सु यांग को एहसास हुआ, उसकी सुनहरी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी, क्योंकि उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया था। क्या आप मुझे चुनौती नहीं देना चाहते? क्या आप अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाहते, श्रीमान नंबर 1 छात्र? सु यांग ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। फिर, मुस्कुराते हुए, उसने अपने जबड़े पर थपथपाया। आओ, एक झटका मारो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मुझे मेरी जगह पर रखो अगर तुम कर सकते हो। भीड़ में एक खामोशी भरी चीख फैल गई। क्या वह सचमुच लियो को अपने ऊपर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा था? कुछ छात्र हिंसा के तत्काल विस्फोट की आशंका से थोड़ा आगे झुक गए। लेकिन लियो नहीं हिला। वह केवल निरीक्षण करता रहा। स्थिर, अविचल, अविचल, जैसे उसके आसपास की हवा अनकहे तनाव से घनी होती जा रही थी। तब सु यांग ने आह भरी। कितना उबाऊ प्रतिद्वंद्वी है मेरा, उसने नाटकीय ढंग से कहा, बनावटी निराशा में सिर हिलाते हुए। उसे तो ठीक से मुकाबले के लिए भी नहीं उकसाया गया। उसने अपनी जीभ चटकाई और फिर अपनी हंसी भरी मुस्कान वापस आने दी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, स्काई शॉट। जब उन्होंने अपने आसपास खड़े छात्रों की ओर इशारा किया तो उनकी आवाज में भव्यता, लगभग नाटकीयता आ गई। यदि आप किसी संस्था के शिखर पर खड़े होना चाहते हैं, तो आपकी रगों में लोहा जोर से दहाड़ता हुआ होना चाहिए। वह थोड़ा सा मुड़ा, अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए उसने अपनी नसों को बाहर निकाला और न केवल लियो को संबोधित किया, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया। तुम्हें अपने प्रभुत्व को जोर शोर से और साहपूर्वक स्थापित करना होगा, ताकि तुम्हारे नीचे के लोग कभी भी अपने आप को तुम्हारे बराबर न समझें। कुछ छात्रों ने घबराहट में अपने शब्द निगल लिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही उनके शब्दों का अदृश्य भार महसूस हो रहा था। आपको कमजोर प्रतिस्पर्धियों को पूरी तरह से कुचल देना चाहिए, ताकि वे कभी भी डर या सम्मान के अलावा आपकी ओर सिर उठाने की हिम्मत न करें। उसकी नजर पुनः लियो पर पड़ी, जो ब्लेड की तरह तेज थी। तुम बहुत ठंडे हो, स्काई शॉट। यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस रवैये के साथ तुम कभी नेता नहीं बन पाओगे। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। आप जीवन भर अकेले ही रहेंगे। इन शब्दों में वजन था, लेकिन लियो अविचलित रहा। सु यांग ने हंसते हुए कहा, अपनी रगों में लोहे को दहाड़ने दो। इन कम प्रतिभाशाली लोगों को दिखाओ कि तुम और वे एक समान नहीं है। वह एक कदम और करीब आया और अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ली, ताकि केवल लियो ही उसके अगले शब्द सुन सके। वरना वे तुम्हें भी अपने साथ सामान्यता में घसीट लेंगे। फिर वह पीछे हट गया। लियो के कंधे पर एक बार लापरवाही से थपथपाकर वह मुड़ गया। मैं तुमसे फिर मिलूंगा, स्काई शॉट। मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे, सु यांग ने कहा। उसकी आवाज में संतुष्टि की स्पष्ट झलक थी। आज उसे लियो से वह प्रतिक्रिया नहीं मिली जो वह चाहता था, लेकिन अंततः वह ऐसा करेगा। और यह एक निश्चितता थी। तारांकन 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 तारांकन। सु यांग का दृष्टिकोण। अपने छात्रावास की ओर वापस जाते समय सु यांग के होठों से आत्मसंतुष्ट मुस्कान धीरे धीरे लुप्त हो गई। रोडोवा में कदम रखने के बाद पहली बार उन्हें कुछ अपरिचित सा महसूस हुआ। न झुंझलाहट, न गुस्सा। साजिश। वह खतरनाक है, सु यांग ने निष्कर्ष निकाला। उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
लियो स्काईशेड में कुछ ऐसा था जो उसे अस्थिर कर देता था, ऐसा नहीं कि उसे खतरा महसूस हो, बल्कि ऐसा कि उसकी सहज प्रवृत्ति चरम पर पहुंच जाती थी। लियो की दर्द सहन करने की क्षमता, उसकी अविचल दृष्टि, उसकी प्रतिक्रिया की कमी, ये सिर्फ अनुशासन नहीं था। ये कहीं ज्यादा परिष्कृत चीज थी। वर्षों के प्रशिक्षण से विकसित की गई चीज जो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जीवन यापन के लिए थी। उसका आत्म नियंत्रण बेतुका है। ज्यादातर योद्धा, खासकर युवा योद्धा, एक सहज ज्वाला रखते थे, चुनौती मिलने पर एक भावनात्मक प्रतिक्रिया। उनमें से सबसे अनुशासित योद्धा भी कम से कम उपहास करते या थोड़ा गर्व दिखाते। लेकिन लियो कुछ नहीं, जरा सी भी चिड़चिड़ाहट नहीं, प्रतिस्पर्धा की कोई झलक नहीं, मनोरंजन भी नहीं। यह अहंकार नहीं था, यह आत्मविश्वास नहीं था, यह उदासीनता थी। और यही बात किसी भी चीज से अधिक सु यांग को सबसे अधिक परेशान कर रही थी। जिन लोगों में महत्वाकांक्षा की कमी थी, उनसे उन्हें कोई सरोकार नहीं था। जो लोग बहुत अधिक महत्वाकांक्षा दिखाते थे, उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन लियो जैसा कोई, जिसकी ड्राइव पढ़ने लायक नहीं थी, यह एक समस्या थी। वह एकदम सही है, सु यांग ने अपने कंधे हल्के से हिलाते हुए सोचा। मैं तानों से उसे परेशान नहीं कर सकता, और वह दूसरों के लिए खड़ा होने या गहरी दोस्ती बनाने वाला भी नहीं लगता। वह अब तक का सबसे सीधा साधा योद्धा है जिसे मैंने देखा है। सु यांग जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अपनी प्रतिष्ठा, करिश्मा, प्रभुत्व और मनोवैज्ञानिक युद्ध पर बनाई थी, लियो स्काईशेड एक असामान्य व्यक्ति था। पुनर्तः अपवाद। और वह बाहरी लोगों से नफरत करता था, क्योंकि आउटलायर्स का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। यदि लियो उसका प्रतिद्वंद्वी बनने वाला था, तो वह जानना चाहता था कि युद्ध में उसे कैसे उकसाया जाए, कैसे उसके बटन दबाए जाएं, ताकि जब वे एक दूसरे के खिलाफ हो तो वह हर संभव लाभ प्राप्त कर सके। हालांकि आज तक उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो उस आदमी को उकसा सके। छी, जो भी हो, एक बार जब हम वास्तविक युद्ध में उतरेंगे, तो मैं देखूंगा कि वह वास्तव में किस प्रकार का जानवर है, सु यांग ने धीरे से कहा, और एक बार फिर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट लौट आई, जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। मैं इस साल शिखर तक पहुंचने में समय बिताने की योजना बना रहा था। लेकिन शायद, अगर कोई मेरी गति से बराबरी करने की कोशिश करे तो यह और भी मनोरंजक हो जाएगा। यह विचार करते हुए वह अंदर चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। आज लियो स्काईशेड शायद अपने उकसावे पर खरा नहीं उतरा, लेकिन सु यांग किसी से भी बेहतर जानता था। एक योद्धा का गौरव हमेशा युद्ध में सामने आता है, और वह इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। चूंकि उसका प्रतिद्वंद्वी इतना दिलचस्प था, इसलिए वह उसे हर संभव मोड़ पर चुनौती देने के लिए तैयार था।